देखो, ये हम लोगों का स्पेशल सेशन है और आप लोग सुबह सुबह इतना तकलीफ उठाए हैं तो इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट आपको होना चाहिए। ये सेशन दरअसल आप जहां भी जो भी क्लास करते हैं और करते रहेंगे, कहीं भी आपको मदद मिले या मदद लेते रहें आप, ये सेशन हमेशा आपके दिमाग में काम आएगा क्योंकि ये सिलेबस पे डिस्कशन का है। सबसे पहले याद रखो कि आपका यूपीएससी में जो भी सिलेबस डिजाइन किया गया है, चाहे किसी भी पेपर का हो, अगर आप पीटी की बात करें या मेन की बात करें, जो भी आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो ये सोच करके डिजाइन किया गया है कि हर एक टॉपिक आज के संदर्भ में वो पूरी तरह से रिलीवेंट है, प्रासंगिक है, प्रायोगिक है, यूजलेस कुछ भी नहीं है, अनवांटेड कुछ भी नहीं है, अनवांछित कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये अपने दिमाग में रखना है। तात्पर्य ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके परीक्षा के पेपर में ही पूछा गया है, उसका कहीं मतलब नहीं है। यूपीएससी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछती है, यूपीएससी कोई ऐसा टॉपिक नहीं आपसे जोड़ती है जो यूजलेस है। सबसे पहले ये क्लियर करो। दूसरी बात, यूपीएससी कोई ऐसा सवाल ये भी नहीं पूछती है कि उसका जवाब एक सामान्य बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। वो यही सवाल पूछती है कि एक सामान्य पढ़ा लिखा बच्चा उस सवाल का जवाब दे सके। यानी कि उसका जो प्रश्न होते हैं, उसका जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होता है, वो पूरी तरह से जनरल बेस्ड होता है या कॉमन क्वेश्चन होता है। भले ही हमको और आपको लगता है कि अरे यार ये नहीं जानते हैं या ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आप इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि आप उससे अनभिज्ञ हैं, आप उससे रूबरू नहीं हुए, आपका उससे रिलेशन नहीं है, इसलिए आप। एक मिनट थोड़ा सा रुक लीजिए। तो यूपीएससी आपसे जो भी सवाल पूछेगी वो बस यही समझ करके पूछेगी कि आप एक समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, जागरूक युवा हैं और समाज के उन सारे तथ्यों से, सारे विषयों से अवगत हैं, उससे संबंध रखते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं जो दैनंदिन प्रयोग में आता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे न तो स्पेस टेक्नोलॉजी पूछने वाला है, न तो रॉकेट साइंस पूछने वाला है। वो सब सवाल आपसे क्यों पूछेगा? आपसे सामान्य सवाल पूछेगा कि स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है, स्पेस रिसर्च हम क्यों करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, भारत का उसमें ग्लोबल मार्केट में भारत का क्या रोल है, कैपेसिटी क्या है, यही सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। न कि कोई विशेष टेक्नोलॉजी का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये सब, या उसका जो सिस्टम है वो क्या है, वो सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा भी जाएगा तो पूछा जाएगा भैया ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो क्या फायदा होगा भारत के लिए। अगर आपसे इसरो के बारे में पूछा भी गया तो इसीलिए पूछा जाएगा कि भाई इसरो का ग्लोबल मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या प्रॉस्पेरिटी है, यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर एटॉमिक एनर्जी पे सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा भाई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, उसका क्या भारत को में फायदा। अब उसका जो पद्धति है, जो मेथड है, कैसे प्रोड्यूस करता है, उसका टेक्निकल स्टेप क्या है या टेक्निकल उसका कह सकते हैं मैकेनिज्म क्या है, वो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा।
सिंपल सा मतलब यह है कि वो जो कुछ भी पूछेगा वो सामान्य क्वेश्चन होगा जो आप आसानी से समझ लेंगे। अब निर्भर ये करता है कि आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं। तो या तो दो ही तरीके से आप नहीं समझ पाते हैं, या तो आपका जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपका प्रॉपर नहीं होता है, इसीलिए आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भटक जाते हैं। दूसरा हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो लोग बताने वाले हों या समझाने वाले हों वो आपको समझा नहीं पा रहे हों और आप समझ नहीं पा रहे हों, इसीलिए परेशानी होता है। अदरवाइज यूपीएससी का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको समस्या खड़ा करे, बड़ी आसान है, बस समझने और समझाने का खेल है यहाँ पे। और जो जितना जल्दी समझ गया और जो जितना जल्दी समझा दिया, समझाने वाला सक्सेसफुल टीचर गाइड और समझने वाला सक्सेसफुल स्टूडेंट, यूपीएससी का यही माया है। चाहे किसी भी पेपर की बात करो, एथिक्स की बात करो, आईआर का बात करो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, पॉलिटी की बात करो, गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस की बात करो, किसी भी टॉपिक की बात करो, सब के सब एकदम इजी है, बशर्ते यह है कि आप इजी वे में समझ लीजिए उसको। लिखना एकदम सिंपल वर्ड में है, ये नहीं कि बहुत भारी भरकम क्लिष्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करना है और देन आप आंसर राइटिंग कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले पता है क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं? इसीलिए सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एकदम उनके पास वर्ड का एक लिमिट बॉक्स है। वो वर्ड का लिमिट बॉक्स स्कूल लेवल से लेकर आज तक यूज करते आ रहा है। कई हर एक शब्द आप देखेंगे उनका हर एक जगह पे यूज होता है, तो उनका दिमाग में कोई ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम और आप हिंदी मीडियम वाला क्या करते हैं कि शब्दों के भारी शब्दों का चयन करने लगते हैं। अभी आप लोग नए हैं, थोड़ा सा पुराने हो जाएंगे तो भारी साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं और इसमें उलझ के रह जाते हैं। आपको उस लेवल पे लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है बस पेपर लेवल का। जैसे पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे ना, न्यूज़पेपर में भाषा, उसी भाषा को फॉलो करना है। वो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लिखता है, आपको प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि एक छात्र के स्तर पे जाकर के स्टूडेंट के लेवल पे लिखना है। न तो विशेषज्ञ बनना है, एक्सपर्ट बनना है, न तो बेवकूफ बनना है, मिडिल में आपको चलना है, उसी में आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला जुला करके यूपीएससी आंसर राइटिंग हम लोग बाद में देखेंगे, बात करेंगे। कुल मिला जुला करके यूपीएससी के जो सिलेबस हैं वो पूरी तरह से आपके दैनंदिन जीवन से संबंध रखता है, सरोकार रखता है और वो सवाल पूछे जाएंगे। अब अगर हम हिस्ट्री की बात ना करके ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें तो बुनियादी चीज क्या है? तो सबसे पहला जो क्षेत्र है सिलेबस का, हर एक पेपर का, वो क्षेत्र है आर्थिक। इसको केंद्र में रखो। आर्थिक यानी इकोनॉमिकल इनिशिएटिव या इकोनॉमिकल चेंज या इकोनॉमिकल ग्रोथ हर एक सिस्टम का गवाह होता है या हर एक सिस्टम का मदर होता है। आर्थिक गतिविधि, आर्थिक ग्रोथ या विकास या आर्थिक डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास सब के सब का निर्धारण उसी के द्वारा ही, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सबका सृजन इसी के द्वारा होता है। इसीलिए किसी भी विषय का जब आप अध्ययन करें तो आप उसके फोकस में आर्थिक गतिविधियों को या आर्थिक प्रयोगों को या आर्थिक परिवर्तनों को केंद्र में रखिए और उसी से सब कुछ पैदा होगा। उसी से आर्थिक गतिविधियों के उपरांत पैदा होगा सामाजिक संरचना और सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन। इसी आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक पर नियंत्रण करने के लिए शुरू होगा पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव या पॉलिटिकल परिवर्तन। ये जब तीनों हो जाएगा देन शुरू हो जाएगा कल्चरल चेंज और कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक एकीकरण। ये चार ऐसे बुनियादी चीज हैं जो मानव जीवन के डेथ डे वन से या बर्थ डेट से लेकर के डेथ डे तक हमेशा इसके साथ रहता है। इसके बगैर मानव कहीं अकेला नहीं है। ये चारों के चारों हमेशा उसके जीवन में
किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लो। जब सवाल पूछना हो तो माइक ऑन करना। तो आर्थिक, फिर सामाजिक या सोशल, फिर राजनीतिक और फिर सांस्कृतिक, कल्चरल, ये 4 ऐसे आयाम हैं जो मानव जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल से लेकर के कब्रिस्तान तक साथ रहता है। जब मर जाते हैं तभी वो छोड़ करके जाता है, इसलिए हमेशा रहेगा आपके साथ गवाह। और इसकी शुरुआत यहीं से हुई है, यहीं से मानो आर्थिक के वजह से सामाजिक बना, और सामाजिक व्यवस्था जब जटिल हो गई देन पॉलिटिक्स शुरू हो गया, और जब पॉलिटिक्स शुरू हो गया, सामाजिक व्यवस्था जटिल हो गई, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया, संपन्न हो गया, देन कल्चरल प्रैक्टिस शुरू हो गया, सांस्कृतिक व्यवहार शुरू हो गया। अब इसके बाद जितने भी प्रयास हैं, विज्ञान और तकनीक, ये भी संस्कृति का हिस्सा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी संस्कृति का हिस्सा है। साहित्य, लिटरेचर, कला, ये सब के सब संस्कृति का हिस्सा है। अब आइए राजनीति का हिस्सा, प्रशासन, सुरक्षा, ये सब राजनीति और समाज का हिस्सा। समाज का हिस्सा में आ जाओ तो असमानता, इनजस्टिस, समानता, इक्वालिटी, ये जो सोशल इशू आप पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस और सोशल इशू आपका सिलेबस में, ये यानी कि अब आप इसी चारों में से सबको आपको ब्रेक थ्रू दिया गया है। एक और सब्जेक्ट है जो इसको सपोर्ट करता है, वो है ज्योग्राफी। यानी कि हर एक पेपर के केंद्र में आप जहां से शुरू किए हैं उसी पे ज्योग्राफी पे ही सब कुछ शुरू होता है। ज्योग्राफी डिसाइड इकोनॉमी, ज्योग्राफी मेक सोशल इंटीग्रेशन या सोशल एम्पावरमेंट, सब कुछ ज्योग्राफी करता है। पॉलिटिक्स, कल्चरल इनिशिएटिव, सब के सब ज्योग्राफी निर्धारित करता है। आप तो पूरे की पूरे, आप अभी भी जहाँ पे खड़े हो, जिस घर में बैठे हो, वो भी ज्योग्राफी का विषय है। यानी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जहाँ पे प्राकृतिक व्यवस्था देता है, तो वहीं हम बाकी के सब का हम स्वयं से सृजन करते हैं। तो ये सब के सब विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और सब के सब आपके जीवन से संबंध रखते हैं, सरोकार रखते हैं, कोई आपसे अलग नहीं है। इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस हमको बड़ा लगता है और भटकाने वाला लगता है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, सब के सब आपके जीवन से संबंधित हैं। क्लियर है? और सबकी जननी है आर्थिक गतिविधि। आप कैसे है ये हम देखेंगे। इसी आर्थिक गतिविधि की वजह से जब से मानव अर्थ पर नियंत्रण करने की कोशिश किया, मानव का जीवन जटिल होता चला गया। आप चाहे पेलियोलिथिक की बात करो, मानव का जीवन वहीं से जटिल होना शुरू हुआ। जब पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव जब अर्थ पे नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा, जब कबीलाई समाज बनाया, कबीला के रूप में रहता था, और उसके बाद जब वो बस्ती बसाना शुरू किया, देन वो परमानेंट इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल कर लिया। वहीं से सब कुछ शुरू हो गया, वहीं से पॉलिटिक्स, वहीं से डिप्लोमेसी, वहीं से कल्चरल इनिशिएटिव या कल्चरल एक्सपेरिमेंट, वहीं से सोशल इशू, सब के सब वहीं से शुरू हो गए। अगर अर्थ पे कंट्रोल करने का मानव प्रयास नहीं करता और स्वतंत्र रहता, तो आज मानव का जीवन इतना जटिल नहीं होता जितना आज जटिल है। मानव का जीवन इतना जटिल हो गया है कि सोने से लेकर के जगने तक और जगने से लेकर के सोने तक हमेशा उलझा हुआ है। काहे के लिए? तो जीवन की सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा? किसी दूसरे से सुरक्षा, और किसी दूसरे से असुरक्षा नहीं है, स्वयं से असुरक्षा है, क्योंकि उसने ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर दी है, और उसके वजह से वो आजीवन लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। हेलो,
हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। वही जब बोलेगा अभी तो हम क्लास ले रहे हैं बच्चा, 1-1.5 घंटे के बाद। ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जो कुछ भी समस्या हमारे सामने, ट्राई टू स्पीक, टर्न ऑन स्पीकर। तो कुल मिला जुला करके जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब के सब हम स्वयं ही क्रिएट किए हैं, और हम विकास के नाम पे उत्तरोत्तर उससे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं इसको सब हमने ही क्रिएट किया है, कोई ईश्वर ने या प्रकृति ने नहीं किया। और यही हमारा अध्ययन का विषय है। समस्या क्रिएट कीजिए, उसका समाधान ढूंढिए। समस्या क्रिएट कीजिए, उसका समाधान ढूंढिए, और समस्या क्रिएट करके उसका समाधान ढूंढना ही विकास है। पहाड़ को तोड़िए, जंगल को काटिए और उस पर भवन बनाइए, आप डेवलप होंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रख लो। अब इसी से सारा सिलेबस है आपका। कैसे है देखो, हम बात करते हैं हिस्ट्री की। आज हिस्ट्री का सेशन है, हिस्ट्री का डे है। देन हिस्ट्री पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आपको अनुभव करना है। हिस्ट्री के विषय को बच्चे पता नहीं क्या समझ करके पढ़ते हैं, उनको बड़ी परेशानी होता है, और सबसे ज्यादा तकलीफदायक विषय होता है। किसी व्यक्ति को कह दो कि आप हिस्ट्री में डॉक्टरेट किए हैं या पोस्ट डॉक्टरेट किए हैं, दिन वो माथा पकड़ लेता है, बोला यार हिस्ट्री में कैसे कर लिए, किसी और विषय में कर लेते। तो तकलीफ देता है। क्यों तकलीफ देता है? क्योंकि हिस्ट्री से आप प्रोफेशनल या ऑफिशियल रिलेशन रखते हैं, औपचारिक संबंध रखते हैं। औपचारिक संबंध नहीं चाहिए उसमें, अनौपचारिक संबंध चाहिए। जैसे दोस्ती भी दो तरह का होता है। एक औपचारिक दोस्ती होता है, हाय हेलो ऑफिस के कलीग, और एक वो होता है जो आपके हर एक कह सकते हैं कि हर एक जीवन के हर एक अवसर पर और हर एक विषयों में आपका हस्तक्षेप करता है और सहयोग करता है। एक दोस्त वो भी होता है। वो दोस्त आपको कभी बोझिल नहीं लगता है, आप उसको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन औपचारिक दोस्त के साथ दिक्कत होता है। तो किसी भी विषय पर पकड़ बनाने के लिए आपको औपचारिक संबंध नहीं स्थापित करना है। औपचारिक संबंध हमेशा आपको तकलीफ देगा, क्योंकि आप भी औपचारिक बने रहेंगे, और औपचारिकता आदमी को कैद में कर देता है। हिस्ट्री के साथ भी आपको इसी तरह से करना है। अनौपचारिक संबंध रखिए, उसको महसूस कीजिए। किसी भी विषय को जब आप महसूस करने लगेंगे ना, तो आपको तकलीफ नहीं देगा और आप उसको समझ जाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि फैक्ट लिखेंगे तभी आपको वो नंबर देगा। आप सिर्फ उसके भाव को समझ लेंगे, उसकी जरूरत को समझ लेंगे, क्वेश्चन को, तो अनौपचारिक संबंध के माध्यम से उसको आसानी से निपटा सकते हैं। औपचारिक संबंध के माध्यम से कदापि नहीं निपटा सकते, उससे जूझते रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, पेन रुक जाएगा आपका। इसीलिए अनौपचारिक संबंध बनाना है। अब चलिए हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री अपने सिलेबस को देखते हैं कि वहां पे हमें क्या पढ़ना है। पीटी में हिस्ट्री का जो एरिया है, हम कुल मिला जुला करके पूरे हिस्ट्री को ही डिफाइन कर देते हैं। हिस्ट्री में क्या है, तो हिस्ट्री को अगर आप देखें तो हिस्ट्री में भी वही चीज पढ़ना है, जैसे आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास। ये मुख्य 4 धारा है इतिहास का। बाकी जितनी भी है सब इसकी उपधाराएं हैं। अब आर्थिक इतिहास में आपको कई तरह के सवाल होंगे। आर्थिक में आप आज भी इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर। एक नया सेक्टर आ गया क्वार्टरनरी, तो इसको 3 ही सेक्टर में रख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, ये आपको इतिहास की बात कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र, अब हम इसको देखेंगे कि सिलेबस में कैसे दिया गया है।
आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं तो इतिहास को अलग कर लेते हैं, और जब इतिहास को पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र को अलग कर देते हैं। आपको करना नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र है। आपको पता ही है प्राइमरी सेक्टर किसको करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसको करते हैं, टर्शियरी सेक्टर किसको करते हैं। अगर नहीं पता है तो इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन ऐसे समझ लीजिए एक लाइन में कि जो सीधे भूमि से निकर्षण किया जाता है, निकाला जाता है, वो सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जो भूमि पर निर्भर है सब कुछ, कृषि हो गया, खनिज खनन हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, यानी कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर, वो सब प्राइमरी है। सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, विनिर्माण का काम होता है, वो सब सेकेंडरी है। टर्शियरी सेक्टर ये दरअसल परजीवी होता है, इन दोनों पर निर्भर करता है। ये दोनों अगर जितना ज्यादा डेवलप होंगे देन उसका मैक्सिमम बेनिफिट ये उठाता है। यानी कि ये जो है पुत्र की तरह होता है, माता और पिता जितना संपन्न होंगे उसको उतना ही मजा आएगा। टर्शियरी सेक्टर ये सर्विस सेक्टर है, और इसी से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ नापते हैं कि इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा है। डेवलपमेंट नहीं नापते हैं, डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग शब्द है, ग्रोथ हम इसको नापते हैं इकोनॉमी का, टर्शियरी से। आपको इतिहास में भी इसी को पढ़ना है। कहां से भाई? आप देख लीजिए, आप इतिहास के 3 खंडों में बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 खंड है पूरे विश्व के इतिहास का, जिसमें विश्व का हिस्सा भारत है तो भारत का भी वही है। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आप कल्पना कीजिए, क्या ये प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी एंशिएंट पीरियड में नहीं होता था? होता था। क्या सेकेंडरी सेक्टर का एक्टिविटी एंशिएंट पीरियड में नहीं होता था? होता था। टर्शियरी सेक्टर का होता था? होता था, सब होता था। मिडाइवल पीरियड में सब होता था। आज भी ये तीनों हो रहा है। यानी कि आर्थिक धारा कंटिन्यू है। अब आप इसको भले ही डिस्कनेक्ट करके पढ़िए, आपकी समस्या है। आप उसको डिस्कनेक्ट कर दिए, एंशिएंट को अलग से, उसके बाद उसके बारे में आप भूल जाइए। अब मिडाइवल का अलग से पढ़िए, अब इसके पढ़ने के बाद इसको भूल जाइए। ये गलत स्ट्रैटेजी है। सिलेबस का ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। हम सिलेबस का सिर्फ टॉपिक पे डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम पूरा अप्रोच देने आए हैं आपको, किसी भी विषय के सिलेबस को कैसे पढ़ लेना है। और ये जिस दिन आपका क्लियर हो गया, इस पे अगर आपका कमांड हो गया, देन आप कम जानेंगे तो भी अच्छा नंबर उठा पाएंगे, नहीं तो भटकते रहेंगे। सिर्फ प्रश्न विशेष का तथ्यों को याद करके रखेंगे। अगर वो प्रश्न नहीं पूछा गया, देन आपका कलम रुक जाएगा, पेन रुक जाएगा, और आप परेशान हो जाएंगे कि यार यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है। और जो सिलेक्ट होते हैं, याद रखो, यूपीएससी किसी माई का लाल में इतना दम नहीं है, क्लियर समझ लो। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि यूपीएससी के 100 क्वेश्चन को में 100 को कर ले। मैक्सिमम 50% ही कर पाता है। खूब से खूब एक्सपर्ट होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत लेबोरियस होगा, तो देन वो 60% सॉल्व कर पाता है। यूपीएससी कभी भी अपने वेट को हल्का नहीं करेगी, इसलिए जानबूझ करके ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछेगी कि उसके नाम से आपको डर लगे। तो इसलिए आपको उतना जानना ही नहीं, आपको स्मार्ट बन करके स्टडी करके उतना उसके जितना उसका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देना है। तो अगर आप आर्थिक इतिहास की बात करें 2022 तक, तो 2022 तक का आर्थिक इतिहास 2022 ईस्वी पूर्व से शुरू हो गया था। आज एडी में है तो एडी, इसका मतलब यह है कि कभी भी आर्थिक गतिविधि स्टॉप नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। हमारे 50-100 पूर्वज भी वही करते थे जो आज हम कर रहे हैं। चेंज क्या हुआ है? तो थोड़ा सा हम नए नए प्रयोग कर लिए हैं, नाम बदल दिए हैं, करते आज भी हैं। कल्पना करो ना, क्या हम पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में क्या हम पत्थर के औजार नहीं बनाते थे, टूल्स नहीं बनाते थे? बनाते थे कि नहीं बनाते थे?
बनाते थे हैंडमेड, अपने से तोड़ करके सल्क को तोड़ करके क्रोड को तोड़ करके सल्क बनाते थे, उसके बाद अलग अलग तरह के औजार बना लेते थे। अब यही औजार हम यहाँ पे अपने हाथ से बनाते थे पत्थर के, अब यही औजार हम मशीन से बनाते हैं यहाँ पे। आज भी पत्थर का प्रयोग है, अब ये मत कहीं सोचिएगा कि पत्थर का प्रयोग नहीं, आज भी पत्थर का प्रयोग है। इसीलिए तो सनातन संस्कृति पत्थर को पूजता है और लोग इसका मजाक बनाते हैं कि ये पत्थर पूजने वाले लोग हैं। यार भैया, पत्थर ही मानव जीवन को परिवर्तित किया है। मानव जो आज अल्ट्रा मॉडर्न मानव बना है, इसी पत्थर की वजह से ही बना है। अगर ये पत्थर नहीं होता, पत्थर के इस्तेमाल और प्रयोग नहीं होता, तो मानव आज इस मुकाम पे नहीं होता, स्पेस में जाने वाला, मंगल और मून पे जाने वाला मानव और आर्टिफिशियल सन क्रिएट करने वाला मानव इसी पत्थर का देन है। सबसे पहले आपने जो टूल बनाया, इक्विपमेंट्स बनाया, वो इसी पत्थर से बनाया है। आपने अग्नि खोजा, आपने पहिया बनाया, किससे बनाया? आपने छोटे बड़े औजार बनाए, किससे बनाए? इसी पत्थर से बनाए। ये पत्थर आज भी यूज करते हैं। अब दो तरह का हो गया है, या तो नेचुरल है या आर्टिफिशियल भी है। अब तो इतना हो गया है कि कीमती कीमती पत्थर हम गले में डाल करके घूमते हैं, ये देखो, हाथ में पहन करके घूमते हैं। पत्थर से पीछा आज भी नहीं छूटा है। और जो जितना ज्यादा संपन्न, उस देश का उतना ही ज्यादा पत्थरीकरण। पत्थर से सड़क बनाएंगे, पत्थर से इमारत बनाएंगे, सब कुछ पत्थर से ही करेंगे। यानी पत्थर बहुत जरूरी है जीवन परिवर्तन के लिए। तो पत्थर का प्रयोग उस समय भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो ये कहाँ अलग हो गया आपका? है कहीं अलग? अब आप इसको बीच में भूल जाइए, अब पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपका भ्रम है। हर एक जगह आप पत्थर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए तो पत्थर पूजते हैं आप। तो हर एक एक्टिविटी, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, एंशिएंट में भी था, मिडाइवल में भी था, मॉडर्न में भी है। हर एक इनिशिएटिव प्राइमरी सेक्टर में जो यहां पर होता था, आज भी यहां हो रहा है। सेकेंडरी में जो यहां होता था, आज भी हो रहा है। अब सेकेंडरी में जैसे विनिर्माण का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है सेकेंडरी सेक्टर में। अब आपके यहाँ क्या था? पहले आपका जो सोशल क्लासिफिकेशन हुआ, सामाजिक वर्गीकरण, जिसको आप वर्ण व्यवस्था और बाद में उसको जाति व्यवस्था के रूप में जानते हैं, वो क्या है? वो आपकी हर एक जाति के पीछे एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी होता है। आपको पता है, हम और आप जाति व्यवस्था के बड़ी तुरंत बुराई कर देते हैं, बकवास है, ढकोसला है वगैरह। वो आपको पैदाइशी पीएचडी का डिग्री देता है कि आप जिस जाति विशेष के हैं, आप उस कार्य में सिद्धहस्त होंगे और उस सिद्धहस्तता से समाज को कुछ उन्नत चीज को देंगे या उन्नत व्यवस्था को देंगे। इसीलिए जाति व्यवस्था बनाया गया था। बाद में खराब हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अदरवाइज स्पेशलाइज्ड एक जनरेशन ही तैयार करता था। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, कृषक का बेटा किसान, मजदूर का बेटा मजदूर, स्पेशलाइज्ड लोग का नस्ल तैयार करता था। तो ये व्यवस्था आज भी है, चेंज नहीं हुआ है। इतिहास की हर एक धारा निरंतरता रखती है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसलिए किसी भी चैप्टर का आंसर लिखते समय प्राचीन से शुरू कीजिए, मॉडर्न के बाद खत्म कीजिए, मॉडर्न तक खत्म कीजिए। ये नहीं कि प्राचीन का सवाल प्राचीन भारत में ही बंद कर दिए, नहीं। वो इसलिए नहीं पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया कि पूरा पाषाण काल में, एक क्वेश्चन समझ लो, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग मानव जीवन के लिए एक क्रांतिकारी प्रयोग था। कैसे? ये सवाल प्राचीन भारत का सवाल है। इसका आंसर सोचो कितना रिलीवेंट है, आज से 100 साल बाद के लिए भी रिलीवेंट है। अगर आप इस सवाल को समझ पा रहे हो तब। हमारा क्वेश्चन था कि मानव जीवन पद्धति में पत्थरों का प्रयोग एक क्रांतिकारी प्रयोग था, रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। कैसे? ये सवाल आपको समझ में आया? ये सवाल क्या सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है? क्या मिडाइवल हिस्ट्री का है? क्या मॉडर्न? नहीं, आफ्टर मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न पीरियड का ये सवाल है। आज भी प्रासंगिक है और कल भी रहेगा वो। तो कोई भी विषय डिसकंटिन्यू नहीं रखता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं रहता है, लगता है वो पूरा का पूरा निरंतरता रखता है। क्लियर है? चाहे सामाजिक व्यवस्था की बात करें, चाहे राजनीतिक और सांस्कृतिक, सबका उत्तरोत्तर विकास हुआ है।
और विकास किसका होता है? जिसका आरंभ होता है, जिसका आरंभ होता है उसका विकास होता है, और फाइनली जाकर के उसका संहार और नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि जो चीज सृजित होता है वो एक दिन खत्म भी होता है। ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन खत्म होगा नेचर का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर से सृजन होगा और फिर से ये सब उत्तरोत्तर विकास होगा। तो इसीलिए सिलेबस को अलग थलग नहीं समझना है, सब एक दूसरे से जोड़ करके देखना। और आंसर राइटिंग करते समय आपका दिमाग एकदम प्राचीन काल से लेकर के अभी तक खुला रहना चाहिए, हर एक विषय। जैसे ही ये चीज समझ जाएंगे आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतिहास का प्रश्न लिख रहे हैं कि ज्योग्राफी का प्रश्न लिख रहे हैं। और इतिहास एक ऐसा विषय है जो अपने साथ ज्योग्राफी भी समाहित रखता है, अपने साथ पॉलिटिकल साइंस भी, अपने साथ इकोनॉमिक्स भी, अपने साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, अपने साथ फाइन आर्ट भी रखता है। सब हर एक विषय अपने अंदर समाहित रहता है। तो ये इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास का आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो पता चला एक पैराग्राफ में आप इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में पॉलिटिकल इनिशिएटिव और चेंज लिख रहे हैं, तीसरे पैराग्राफ में एविडेंस के रूप में ज्योग्राफिकल एविडेंस दे रहे हैं, है ना, चौथे पैराग्राफ में सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो सारे विषय को अपने अंदर समाहित रखता है, क्योंकि हर एक चीज का इतिहास होता है। ये मार्कर आज मार्कर बनना है, इससे पहले ये कभी कंडा हुआ करता था, उससे पहले शिलापट पर छेनी हथौड़ी से लिखा जाता था, और आज डिजिटल युग आ गया है। यानी कि हर एक चीज का अपना अतीत इतिहास होता है, और इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान का निरंतर होने वाली वार्ता है। ये आपका यूपीएससी का एसए में क्वेश्चन पूछा गया था कि इतिहास, एक कोटेशन पूछा गया था, शायद हम कुछ ही दिन पहले उस पर डिस्कस किए थे, वही एसए में आया था। तो इतिहास अतीत और वर्तमान का निरंतर वार्ता है, आप उसको कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और इतिहास के अध्ययन के दौरान आपका मानसिकता भी यही होना चाहिए, चाहे वो सिलेबस कैसा भी हो। समझ में आ गया इतिहास के प्रति अप्रोच क्या रखना है? ये शॉर्टकट में आपको एक पूरा अप्रोच बता दिए हैं कि इतिहास को कैसे। अब इसमें आपको समय विशेष, कालखंड विशेष, अलग अलग तथ्य मिलेंगे। ज्यादा तथ्यों में नहीं उलझना है, मोटा मोटी तथ्यों को याद रखना है। पीटी के लिए अलग थोड़ा सा और मेंस के लिए थोड़ा सा अलग, क्योंकि मेंस में आपको लिखना होता है कम समय में। उतना ही याद रखिए जितना आप उतने समय में अभिव्यक्त कर सकें। अनावश्यक इंफॉर्मेशन को बोझिल नहीं बनाना है। एक चीज जरूर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, विजन क्लियर रखिए। बाकी तथ्य कम भी होंगे तो आप संभाल लेंगे। एग्जामिनर आपका तथ्य का परीक्षण पीटी में कर चुका है, इसलिए आप उन्हीं तथ्यों को याद रखिए जो आपको, जैसे होता है ना कि जब कोई केस आर्ग्यू होता है कोर्ट में, तो वकील अपने जवाब के प्रामाणिकता के लिए कुछ तथ्य याद रखता है। तो उसी तरह आप जो आर्ग्यू देंगे, जो तर्क देंगे, उसकी प्रामाणिकता के लिए, उसकी सत्यापन के लिए तथ्यों को याद रखिए। बस अनावश्यक तथ्य याद करके बोझिल मत बनाइए। इतिहास की विशेष करके बात कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास तथ्यों का संग्रह है, अथाह तथ्य है। इसीलिए ज्यादा तथ्य के फेरा में नहीं उलझना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मौलिक तथ्यों को याद रखना है जो आपको जरूरत है। समझ में आ गया? चाहे पीटी की बात हो, मेंस की बात हो। पीटी का स्ट्रेटेजी कैसे हमको करना है वो हम लोग करेंगे अलग से, कि पीटी में इतिहास का या कोई भी सब्जेक्ट कैसे समझ लेना है। सिर्फ 2 मिनट टाइम दीजिए आप लोग। कोई परेशानी नहीं है ना? कोई समझ में आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को? कोई दिक्कत है? हाँ, अब हम लोग, हाँ सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए।
आपको एक चीज बताते हैं, बड़ी आश्चर्य में पड़ेंगे। आप ये कभी कल्पना किए हैं कि क्यों आईएएस ऑफिसर को ही सभी विभागों का प्रमुख बना दिया जाता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कौन, सेक्रेटरी कौन, ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन, एडिशनल सेक्रेटरी कौन, सीईओ कौन, पता चलेगा सब के सब आईएएस। क्यों नहीं किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बनाया जाता है? ये पब्लिक एड में एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है, आज से नहीं 51 से डिस्प्यूट चल रहा है। पटेल से लेकर के नेहरू, पटेल, सभी लोग इसको समाधान करने की कोशिश की है। कई एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि जो दृष्टिकोण आईएएस अपने तैयारी के दौरान कर लेता है, विकसित कर लेता है, वो किसी एक्सपर्ट के पास नहीं आता है। वो नेरो हो जाता है, नेरो मानसिकता का हो जाता है। वो समझ लो कि वो प्रेमी की तरह हो जाता है कि उसकी जो प्रेमिका है या प्रेमी है वही उसको सिर्फ अच्छा लगता है, बाकी और कोई अच्छा नहीं लगता है। और ये जो लोग होते हैं, आईएएस वाले लोग होते हैं, वो पारखी हो जाते हैं और सब चीज को कंपेयर करके, तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं। इसीलिए आईएएस को हर एक ऊंचे पदों पर रखा जाता है। तो ये आपका अप्रोच जब तक से जनरेट नहीं होगा या क्रिएट नहीं होगा या डेवलप नहीं होगा, आपका मेंस निकलने में हमेशा समस्या होगा और पीटी में कंफ्यूजन होगा। हमेशा भ्रमित रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे आंसर तथ्य से नहीं, संकल्पना से सॉल्व किया जाता है। फिर चाहे पीटी की बात हो चाहे मेंस की बात हो, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर, देन आंसर आउट, आंसर सही। तो इसलिए आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो ये चार धारा है जो मानव बर्न डेथ से लेकर के डेथ डे तक इसका पीछा नहीं छोड़ता, और इसी से सारे विषयों का सृजन हुआ है। इन्हीं चार से, इसको चारों को जेहन में रखिए। और कोई एक दूसरे से अलग भी नहीं है, केंद्र में मानव है, इसके केंद्र में मानव है। ये सब कुछ अपने लिए किया है, विकसित किया है, और आज भी उत्तरोत्तर कर रहा है। चाहे जितना भी विषय विविधता आता जाए। आप सोचो, कभी कल्पना करो, कभी आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ते थे, आप आज फिजिक्स के 10 विधा पढ़ने लगे हैं, है कि नहीं? आज पहले हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ते थे, भौतिक विज्ञान। आज भौतिक विज्ञान के 10 शाखा है। ये फिजिक्स तो वो फिजिक्स तो मेटाफिजिक्स तो ये फिजिक्स, जियो फिजिक्स, पता नहीं कितने फिजिक्स हम पढ़ने लगे हैं। ये हम खुद तैयार किए हैं, लेकिन सबका मूल फिजिक्स है। उसी तरह से सब कुछ मानव के लिए है, मानव के द्वारा है। बस तो मानव को केंद्र में रखना है, अपने आप को केंद्र में रखिए और सोचिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है आपके इर्द गिर्द, सब आपने क्रिएट किया है। आप ही निर्माता भी हैं और आप ही संहारक भी हैं। यानी आप विकास के नाम पर विनाश भी कर रहे हैं और विनाश को सुधार करके फिर उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। ये आप ही के सृजन है और आप ही इसका संहार भी करेंगे। प्रकृति आप में इसमें हस्तक्षेप नहीं करने वाली। प्रकृति को जब ज्यादा उंगली कर देंगे, परेशान कर देंगे, देन वो अपनी व्यवस्था कर देगी, भूकंप ला देगी, लैंडस्लाइड कर देगी, सूखा ला देगी, बाढ़ ला देगी, क्लाइमेट चेंज ला देगी। इस तरह से आपको फिर कंट्रोल कर देगी और फिर आप उठ खड़े होकर के फिर से वही आदतवा दोहराएंगे। यही कर रहा है मानव, और कुछ नहीं। कुल मिला जुला करके जंगल काटिए और गमला में पेड़ लगाइए, ये विकास है। वन काटिए और गमला में पेड़ लगाइए, ये विकास है। ये मानव का प्रवृत्ति हो गया है। इस पे एक चुटकुला सुना देते हैं। एक अमेरिकन था, थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा सा रिलीव हल्का हो जाएगा दिमाग। एक अमेरिकन आया और एक ट्राइब रीजन में गया, वो जनजातीय क्षेत्र में, वीरान क्षेत्र था, जंगल था। गया तो देखा एक छोटा सा झोपड़ी है, जाके नॉक किया। उसके साथ जो बंदा था उसको बोला, यार ये किसका घर है? तो बोला यहाँ का लोकल ट्राइब का घर है। बोला चलो हमको ले चलो। खटखटाया,
10 बार खटखटाया, 20 बार खटखटाया, वो आदिवासी उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। लास्ट में वो उससे परेशान हो गया तो बोला तोड़ो दरवाजा इसका, देखो जिंदा है कि नहीं है। तोड़ा गया तो उसमें आराम से लेटा हुआ है, ऐसे हाथ रख करके और देख रहा, मजा ले रहा है चुपचाप एकदम। तब पूछा, अरे यार हम तुमको इतना ये कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं खोला? बोला क्या करेंगे खोल करके। बोला ठीक है बताइए क्या बात है भाई। तो बोला ये अमेरिका से आए हुए हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, इस क्षेत्र का विकास करने वाले हैं। बोला विकास करने वाले हैं तो हाँ कैसे भाई समझाइए हमको। वो आदिवासी का सवाल है। तो यहाँ पे स्कूल होगा, ग्राउंड होगा, स्विमिंग पूल होगा, ये होगा वो होगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। तो बोला ये बताइए सब जो तुम व्यवस्था कराएगा, और हमको नेचर ऐसे ही दिया हुआ है, हम आराम से सुख चैन से रह रहे हैं, बता तुम जो ये व्यवस्था फैसिलिटी देगा तो हम कितना घंटा इतने जितने चैन से और आराम से रह रहे थे रह पाएंगे। तो जो सुख पाने की हम लालसा करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो सुख हमको फ्री में नेचर ने दिया है, लेकिन हम जानबूझ करके उसको नहीं हासिल करते हैं। हम तुलसी का पत्ता सीधे सेवन नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकी कंपनी कोई रैपर में अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर या कोई ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैकेज करके अच्छे से रैपरिंग करके बेचे कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसको खाइएगा सुबह सुबह खाली पेट, एसिडिटी और गैस नहीं होगा, देन आप उसको खरीद के खाएंगे। दिक्कत मानव के साथ यही हो गया है अभी, और मानव का जीवन इसीलिए उलझ गया है। और यूपीएससी के स्टूडेंट को उस तुलसी पत्ता के प्रयोग का आरंभिक प्रयोग को जानना है, बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रयोग जो है या प्रोसेस्ड यूज है वो आप आसानी समझ जाएंगे। इज दैट क्लियर? आप उसका रूट समझ लीजिए, जड़ समझ लीजिए, पूरा उसका शीर्ष तक आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। रूट नहीं समझे रहेंगे तो आप भटकते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चोटिल होते रहेंगे, घायल होते रहेंगे। समझ में आ गया? तो ये है आपका बुनियादी कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा अपने जेहन में रखना है। हमेशा अपने आरंभ बिंदु से सोच लीजिए, आरंभ को समृद्ध कर लीजिए सोच। वहां पे अगर आपका सोच समृद्ध हो गया, सशक्त हो गया, देन आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है। बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत को क्लासिफाइड किया गया है कब से कब तक? आप लोग इतिहास के छात्र हैं, बता सकते हैं इतिहासविदों ने प्राचीन भारत का क्लासिफिकेशन कब से कब तक किया है? तो प्राचीन भारत के इतिहास को दरअसल 1500 बीसी से माना गया है, से लेकर के कब तक? 650 बीसी, 650 एडी तक, ईस्वी तक। ये प्राचीन भारत का इतिहास है। इससे पहले के इतिहास को हम लोग आध इतिहास कहते हैं, क्योंकि वो आधा इतिहास है, वो पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर निर्भर करता है, वहां पे रिटन डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिलता, इसीलिए हम उसको आधे इतिहास कहते हैं। और वहां पे जो मिला भी है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, स्क्रिप्ट मिला भी है, तो उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। हालांकि वो जानबूझ करके नहीं पढ़ा गया, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाएंगे। आज आपका टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इतना टेक्नोलॉजी हाइपर हो गया है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके नहीं पढ़ा जाता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को जानबूझ करके नहीं पढ़ा जाता कि पढ़ लेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि यार दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया का सबसे महान लोग थे भारत के लोग। जानबूझ करके नहीं पढ़ा जाता है और उसको दबाया गया है। आने वाले 10 वर्षों में या 5 वर्षों के बाद यही सरकार ये दावा ठोकेगी कि हमने पढ़ लिया और हम ऐसे ऐसे थे और इसके लिए हम लोग फिर उसको वोट देंगे। आपको ग्लोरीफाई किया जाएगा, आपको उत्साहित किया जाएगा कि आप ऐसे थे वैसे थे, हमको वैसे फिर से बनना है, देन आप उसको फिर से वोट करेंगे। ये इस सरकार की यही कुशल रणनीति है कि इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, बड़ी समझदार लोग हैं, कैसे हमको वोट बैंक अपना बनाए रखना है, कैसे लोगों को यूनाइट करके रखना है। जैसे शिवाजी करते थे वैसे ही ये जी भी कर रहे हैं, और आने वाले जी भी करेंगे। टकले महाराज जो यूपी में घूम रहे हैं वो भी यही करने वाले हैं। सबका स्ट्रेटेजी एक ही है, भारत के मूल को समझ लीजिए। जितने भी भारत में रहने वाले हैं सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक नस्ल का है, सबका डीएनए एक है। आज डीएनए मैपिंग आ गया है, कोई भी अपना डीएनए चेक करा सकता है, जीन चेक करा सकता है, सबका जीन एक ही है, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई अलग नहीं है। तो प्राचीन भारत हम मुख्यतः 1500 बीसी से 650 एडी तक मानते हैं।
अब यहां पर भी वही चीज पढ़ेंगे हम, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। उसके बाद अगर आए तो 650 AD से लेकर के, कोई क्लासिफिकेशन भी पूछ रहा था एक दिन कि सर इतिहास का वर्गीकरण कर दीजिएगा, तो 650 से लेकर के 1206 तक प्री मिडाइवल पीरियड कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल। इतिहास में ऐसा वर्गीकरण किया गया, वैसे इतिहास का वर्गीकरण संभव नहीं है, आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ने में सहजता हो, सरलता हो, इसलिए हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। तो इसको प्रारंभिक मध्यकाल कहा गया है। उसके बाद 1206 से लेकर के 1757 तक इसको मध्यकाल कहा गया है, और 1757 से लेकर के इतिहास के किताबों में 1947 तक के इतिहास को आधुनिक भारत का इतिहास कहा गया है। क्लियर है? यही वर्गीकरण है। स्पष्ट हो गया? यानी कि 1757 से लेकर के 1857 तक के टाइम पीरियड को हम 1947 तक के टाइम पीरियड को हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। अब चाहे इस टाइम की बात करें, इस टाइम की बात करें, इस टाइम की बात करें, इस टाइम की बात करें या इस टाइम की, सब जगह एक ही चीज पढ़ना है। अब आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम सोशल इशू पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में भी कल्चरल एक्सपेरिमेंट और चेंज पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चर सब कुछ वहां भी पढ़ते हैं, कहीं भी नहीं छूटा है। अब वहां पे पॉलिटिक्स का रूप मॉडर्न हिस्ट्री में बदल गया है। पॉलिटिक्स में एक तरफ है सत्ता पक्ष, कौन सा? तो अब वो राजवंश नहीं है बल्कि एक कंपनी है, और उसके खिलाफ जो मूवमेंट हो रहा है, सोशल मूवमेंट, इकोनॉमिक मूवमेंट, वो उसके खिलाफ हो रहा है। बस वही है मॉडर्न हिस्ट्री। तो राजवंश और जनता के बीच का संघर्ष, कंपनी और जनता के बीच का संघर्ष आधुनिक भारत, लेकिन उसका बाकी डायमेंशन भी महत्वपूर्ण है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं और आपको पढ़ना है। यानी कि सोशल एम्पावरमेंट, सोशल इंटीग्रेशन वहां भी पढ़ना है, इकोनॉमिकल चेंज वहां भी पढ़ना है, सब कुछ वहां भी पढ़ना है। तो ये कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम और आप इसको सरल समझने के लिए, सरल बनाने के लिए अलग कर देते हैं, है सब एक ही। अब आइए प्राचीन भारत पे पहले बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। सिलेबस ऐसा है कि लगेगा कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे? कोई भी देखेगा तो परेशान हो जाएगा। इतिहासविद भी अगर कोई होगा तो वो भी परेशान हो जाएगा कि इतना सिलेबस तो हम लोग यार PhD में भी नहीं पढ़े थे, मास्टर में भी नहीं पढ़े थे, ग्रेजुएशन में पढ़े थे। इतिहास का सारा आयाम हम ग्रेजुएशन में पढ़े थे, उसके बाद मास्टर में हम स्पेशलाइज होने लगते हैं, मास्टर से हम स्पेशलाइज होने लगते हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो स्नातक स्तर का पूछा जाता है, आपको पता ही है। क्लियर मेंशन किया गया है कि भैया आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सब के सब स्नातक स्तर के होंगे, ना कि मास्टर लेवल का, ना तो PhD लेवल का। तो आपको क्यों जानकारी करना है स्नातक से परे जा करके PhD और मास्टर लेवल का, जब वो कहीं नहीं रहा है कि भैया आपको पूछेंगे ही नहीं तो आप क्यों जानेंगे? जैसे कुछ लड़के होते हैं कि उनके अंदर क्वायरी बहुत ज्यादा होता है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होता है, तो जिज्ञासा को अलग रखना है और विषय के मांग को अलग रखना है। सिलेक्शन के लिए आपको विषय के डिमांड पर काम करना है, ना कि विशेषज्ञ आपको बनना है। सबसे मूल बात यही है कि आपको विशेषज्ञ नहीं बनना भैया, आपको सामान्यज्ञ बनना है, क्योंकि आपका पोस्टिंग भी होगा तो सामान्यज्ञ के रूप में होगा, ना कि विशेषज्ञ के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में। आप रिक्रूट भी किए जाएंगे तो सामान्यज्ञ के रूप में रिक्रूट किए जाएंगे, ना कि विशेषज्ञ के रूप में। तो आपको जानकारी भी सामान्यज्ञ रखना है, लेकिन सबके बारे में रखना है, सबके बारे में सामान्य बातें जान करके रखना है। जैसे हम हर एक जिससे भी टकराते हैं तो उससे सामान्य जानकारी जरूर उठा लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। आपका नाम क्या है, आप कितना पढ़े हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो बस आपको सामान्य बातें जानना है। उसकी निजी जिंदगी में जाकर के ये देखो, टाइम 6:30 बजे का था,
नीतू और पंकज आ रहे हैं 7:30 बजे। काहे इतना लेट हुआ? आप लोग नींद से जगे नहीं? नीतू यादव और पंकज पाल, आप लोग इतना लेट से क्यों जगे? ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, नीतू यादव और पंकज पाल से पूछ रहे हैं। नीतू यादव और पंकज पाल, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? बीच में स्क्रीन में माइक होगा, उसको टच करोगे तो माइक ऑन हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पंकज। कहाँ रहते? गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हो पंकज? कहाँ रहते हो आप? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। वाह, इलाहाबादी हो। इलाहाबाद सुस्त जगह है, वहां पे बजरंग बली भी गए थे तो सो गए थे, तो तुम भी थोड़ा 1 घंटा सुस्त है तो क्या सुस्त है? वहां भी हनुमान जी भी गए थे तो वहां सो गए थे, वहां पे आलस हो जाता है, वहां का फितरत है। हम भी रहते थे, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 6 महीना पढ़े थे, फिर वहां से क्विट कर गए थे। हम भी रहे हैं वहां पे, तो वहां का प्रवृत्ति हम देखे हैं, हमको पता है। वहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है बच्चा। जीवन में टाइम का वैल्यू समझो। एक जस्ट ये सफलता का मूल मंत्र है। जो समय को सम्मान नहीं करता है ना, दिन समय उसका सम्मान नहीं करता है। इसलिए टाइम का महत्व को समझना है। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पे अब बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपका सिलेबस का जो चैप्टर है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम कहने का मतलब यह है कि प्राक ऐतिहासिक काल। हिंदी में इसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। इसका मतलब यह है कि ये आपसे स्टोन एज के बारे में जानना चाहता है। अब देखो ये क्यों जानना चाहता है। हमने बोला था पहले कि पत्थर ही मानव को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, इसीलिए मानव पत्थर को पूछता है। विशेष करके सनातन वाले लोग बड़ी एक्सपेरिमेंटल है, इसको हल्के में नहीं लेना है। रियल रिलीजन जो कहलाता है ना, यही है। रिलीजन क्या होता है किसी दिन बताएंगे बढ़िया से। क्यों? क्योंकि ये हर एक प्रकृति के हर एक इनिशिएटिव का ये सम्मान करते हैं, उसमें भगवान मानते हैं उसको। भगवान को कोई सुपर पावर या कुछ ऐसा अल्ट्रा चीज नहीं मान लेते हैं जिससे आपका रिश्ता एकदम दूर का हो। नहीं, ये ईश्वर को अपने अंदर भी मानते हैं और अपने इर्द गिर्द के तत्वों में भी ढूंढ लेते हैं। इतनी महान है, इसीलिए इसमें उतावलापन नहीं है, उद्वेग नहीं है, प्रतिशोध का भाव नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कण कण के हर एक प्रकृति के हर एक व्यवहार को ईश्वर सृजित या ईश्वर के द्वारा निर्देशित मानते हैं। अब आपका जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, इस टाइम पीरियड में आपको उसी पत्थर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसका नाम ही है पाषाण काल। क्यों रखा गया है पाषाण काल? यही पाषाण काल है जो आपको आज के समय का, आज हम किस काल में हैं? ये पत्थर का काल था, आज हम किस काल में हैं? कोई बता सकता है इसके लिए सही वर्ड क्या हो सकता है? ये आपका कॉन्सेप्ट बताएगा कि आप कितने कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आज आप किस काल में हैं? ये पाषाण काल था, आज वायु एरा है, एयर युग है, हवा का युग है। हवा से ही सब कुछ हो रहा है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी किससे कंट्रोल हो रहा है, निर्देशित हो रहा है? एयर से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हो रहा है ना, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी, एयर है। अब उसके माध्यम से आज दुनिया पत्थर से शुरू किया, हवा पे पहुंचा है। यानी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसी में हमेशा उलझे रहना है हमको। आज इसके जो तंत्र है, इसके जो पद्धति है, इसी को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को वैज्ञानिक समझ लेते हैं, और जब नहीं समझे रहते हैं दिन अंधविश्वासी। तो इसीलिए धर्म का जो चमत्कार होता है वो विज्ञान का आविष्कार बन जाता है। जब तक धर्म के चमत्कार को आप उसके मैकेनिज्म को नहीं समझते हैं, दिन आप धार्मिक और अंधविश्वासी कहलाते हैं और चमत्कारिक कहलाते हैं कि चमत्कार पे भरोसा रखने वाले हैं। लेकिन जब उसके तंत्र को समझ लेते हैं, उसको दिन दिन प्रयोग करने लगते हैं, दिन आप वैज्ञानिक हो जाते हैं। यही है अंतर। और धर्म क्या है? प्रकृति के मूल स्वरूप
के अनुसार व्यवहार करना, सम्मान करना और उसके अनुसार बदल देना अपने आप को, यही धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में पूजा करना है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष कर्मकांड करना। कर्मकांड एक साधन है, धर्म नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल में हमको स्टोन एज के बारे में पढ़ना है। स्टोन एज के बारे में क्या पढ़ना है भाई? तो यहाँ भी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इस तरह की एक्टिविटी पढ़ना है। अब इसमें आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि प्रागैतिहासिक काल का काल वर्गीकरण समझ में आया? यानी पीरियोडाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरी, प्राक इतिहास का काल वर्गीकरण, पहला टॉपिक आपका यही है। अब आपको जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में इस तथ्यों को रख लीजिएगा कि हमको ये पढ़ना है, बाकी सब अभी छोड़ दीजिएगा। जब भी प्री हिस्ट्री निकालिएगा तो आप इसको पढ़िएगा कि प्राक इतिहास का काल वर्गीकरण या काल विभाजन कैसे किया गया है। तो प्राक इतिहास का काल वर्गीकरण, काल विभाजन, पहला टॉपिक आपका हो गया। अब ये क्यों है आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, इसको आज से भी जोड़ सकते हैं। आज भी हम काल विभाजन करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे देख लो, अब इकोनॉमी में हम काल विभाजन करते हैं। एक काल विभाजन करेंगे 1951 से, जब प्लानिंग कमीशन आया, जब हम सोशल इकोनॉमी किया, मिक्स इकोनॉमी अपनाया। दूसरा काल विभाजन करते हैं कब? 1991 में, जब हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी लाए, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, खगोलीकरण और निजीकरण, दूसरा काल विभाजन लाए। तीसरा काल विभाजन 2002 1-2 में लेकर के आए और चौथा अब लाने वाले हैं। तो इतिहास का, आर्थिक गतिविधियों का भी हम काल आधुनिक काल में कर चुके हैं, काल विभाजन कर चुके हैं। प्राचीन में भी किए थे, मिडाइवल में भी किए थे। तो ये काल विभाजन हर एक अध्याय का जरूरी है, विशेष करके इसका। सबसे पहले चीज पढ़ेंगे कि प्राक इतिहास में कितने कालखंडों में बांटा गया है। दिन 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण को फिर 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और देन उच्च पूरा पाषाण। अब उसका तिथि याद कर लेना है। तो सबसे पहला है वो। अब उसमें क्या करना है? उसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है, यहां से मेंस के भी सवाल तैयार हो जाएंगे। ऑप्शनल वाले जो हैं उनके लिए मेंस का भी सवाल बन जाएगा। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्राक इतिहास, मेंस के सवाल अगर देखें इस पे, तो मेंस के सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं आपसे। तोहफा फातिमा कहां चली गई? उसको समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे हमको पीटी के भी सवाल पूछे जाएंगे और मेंस के भी सवाल पूछे जाएंगे। पीटी में काल विभाजन में काल के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा फिर पूछा जा सकता है कि ये जो काल विभाजन किया गया, हमने 3 काल विभाजन किया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब इन तीनों का स्टोन एज में PSA यानी कि पेलियोलिथिक स्टोन एज, समझ में आया? फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीनों का। हाँ, मनीषा कुछ पूछना चाहती हो? हाथ उठाई है। हाँ, पेलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। अब इन तीनों के विशेष कैरेक्टर को आपको जान लेना है। एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग है। अलग कुछ भी नहीं है। यहां से शुरू हुआ है, यहां पे परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, यहां से फिर परिवर्तन हुआ है। अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम बड़े बड़े पत्थरों का औजार करते थे, यहाँ पे मध्यम स्तर के औजार, और यहाँ पे माइक्रोलिथिक यूज करने लगे। जैसे उस दिन पूछ रही थी दोजली होल्डिंग के बारे में, माइक्रोलिथिक एज था। क्यों था? क्योंकि वो नियोलिथिक साइट है।
शायद कोई एक लड़की थी, कोई पूछी थी, पता नहीं, याद नहीं आई, पूछ रही थी वो, लेकिन वो दोजली हिंदी के बारे में, शायद वो किसी घाटी के बारे में, घाटी वो ब्रह्मपुत्रा घाटी का साइट है, तो वो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अलग नहीं है, वो इसी का विकास है। तो इस तीनों टाइम पीरियड में मानव ने क्या खोजा, क्या पाया, क्या हासिल किया, ये जान लेना। अब इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो जान लेना है कि कैसे पेलियोलिथिक मेसोलिथिक से अलग था और मेसोलिथिक दिन कैसे अलग था नियोलिथिक से। क्या ऐसा चीज था पेलियोलिथिक में जिसमें सुधार किया गया मेसोलिथिक में, और उसमें और सुधार किया गया नियोलिथिक में, और इसके बाद से मानव सिविलाइज्ड हो गया। यहां तक मानव सिविलाइज नहीं है, इसके बाद से मानव सिविलाइज हो जाएगा, यानी अनुशासित हो जाएगा, सब कुछ उसका व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ पर अभी व्यवस्था हो रहा है, व्यवस्था का विकास किया जा रहा है मानव जीवन के हर एक उपागम का। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा दिन मानव सिविलाइज हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे सोशल क्वेश्चन न के बराबर है, इकोनॉमिकल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है तो इकोनॉमिकल और कल्चरल, यहाँ पे दो ही डायमेंशन आपसे बनता है। इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं यहाँ पे, जो भी पहल किए गए हैं, सब के सब, याद रखिए कि हमने शुरू में ही बोला था कि किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले उसके इकोनॉमी को केंद्र में रखो, उसी से सब कुछ क्रिएट होगा, उसी से समाज, उसी से राजनीति, उसी से संस्कृति। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी शुरू हुआ है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी मेड सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एविडेंसेस ऑफ कल्चरल एक्टिविटी और चेंज। इसी तरह से सब कुछ के लिए जिम्मेवार और गवाह है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और उसका साक्षी बनता है ज्योग्राफी। देन आप उसके साइट खोजने लगते हो कि फलना चीज कहाँ मिला है, क्योंकि ज्योग्राफिकल साक्ष्य चाहिए भैया आपको। ज्योग्राफिकल साक्ष्य मिलेगा ही नहीं तो हवा में कैसे कहोगे, तो आप उसके साइट खोजने लगते हो कि मानव ने कृषि का सबसे पहला कृषि कहाँ पे शुरू किया, तो आप खोजने लगोगे। मानव ने पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है, खोजने लगोगे। मानव का बस्ती सबसे पहले कहाँ मिला, दिन आप ज्योग्राफिकल साइट खोजने लगोगे, क्योंकि वो प्रमाण है आपका। ज्योग्राफी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। समझ में आ गया? तो ये पहला चैप्टर है आपको, पहला नहीं, ये प्रमुख चैप्टर है जिससे आपका दिमाग खुलेगा। तोहफा फातिमा कहां चली गई थी बाबू? तो हमें लगता है आज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस क्यों जानना जरूरी है। अभी तो हम एक ही टॉपिक पे चर्चा किए हैं, अभी सारा टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा टाइम टेकन इसलिए हो रहा है क्योंकि बुनियादी बातें आपको पता नहीं है। जब बुनियादी बातें आपको पता चल जाएगी दिन हम भी जल्दी जल्दी आपको समझा पाएंगे। तोहफा फातिमा, एक क्या तुम्हारे जवाब देने के लिए बच्चा हम सुबह 6:30 बजे खड़े हैं, बोलो। सब आप ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़े ही नहीं होते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि आप तो शर्मा गेस, अब पाल गेस और ये गेस पढ़ कर पास हुए होते हैं, तो कहां से समझ में आएगा। होता सब ग्रेजुएट लेवल का ही है सारा क्वेश्चन, उससे परे एक भी क्वेश्चन नहीं होता बच्चा। लेकिन हम लोग क्या, हाँ, क्योंकि आप इसलिए एनसीईआरटी सजेस्ट किया जाता है क्योंकि डॉक्टर को पता है बच्चा तुम कहां गलती की हो। तुमको अगर तुम्हारे शरीर में अगर फोड़ा फुंसी हुआ है तो डॉक्टर को पता है कि तुमको एलर्जी है, इसीलिए वो बोलता है कि तुम ये चीज ले लो, इससे प्रिकॉशन करो। हाँ, लेकिन आपको ग्रेजुएट लेवल का देना है, एग्जाम देना है, आपसे ग्रेजुएट लेवल का रिक्वायर है, देन आपको ग्रेजुएट लेवल पे जाना ही पड़ेगा।
वो सब कुछ आप पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ स्नातक स्तर का, उससे परे आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाता है। आप किताब पढ़ तो लो, देख तो लो, आप एकेडमिक लेवल पे लापरवाही करते हो। पढ़ाने वाले भी लापरवाही करते हैं, उनको पास करना है, उनको डिग्री देना है और आपको डिग्री कलेक्ट करना है। आप पढ़ते कहाँ हैं? पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए आपको लगता है यार यहाँ पे आ गए तो क्या पढ़े। बहुत सारे लोगों को देखिएगा, जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे, बहुत सारे हम लोगों के इर्द गिर्द लड़के गोल्ड मेडलिस्ट होते थे, इतिहास में गोल्ड मेडलिस्ट। अब इतिहास में गोल्ड मेडलिस्ट आया है बंदा, और उससे इतिहास का ABCD भी नहीं उसको आ रहा है, और गोल्ड मेडलिस्ट है, समझ लो। तो गोल्ड मेडलिस्ट बनना और गोल्ड मेडलिस्ट का गुण रखना दोनों अंतर है। इसलिए IAS जो सेलेक्ट हो जाता है लड़का या बंदा, वो अपने सामने किसी को नहीं समझता है, क्योंकि वास्तविकता से वो रूबरू होता है। वो सबका औकात जानता है, वो एक ही व्यक्ति का सम्मान करता है जो एक्सपर्ट है, विषय विशेष में जो एक्सपर्ट है, चाहे किसी भी क्षेत्र का है। बस उन्हीं के साथ वो उन्हीं के साथ ससम्मान पूर्वक बात करता है, क्योंकि पता है कि वो विशेषज्ञ सामने बैठा हुआ और हम यहाँ पे उस विषय के सामान्य हैं। देन वहीं पे वो सिर झुकाता है। इसीलिए IAS को सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही ब्यूरोक्रेसी में स्पेशलिस्ट लोगों को डाला जाता है। नरेंद्र मोदी साहब लेटरल एंट्री करवा रहे हैं 10% सिविल सर्वेंट में, वो विशेषज्ञ लोगों को, इसीलिए ताकि IAS को समय समय पर मदद मिल सके। समझ में आया? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, यही माया है UPSC का। इस माया को समझ लिए देन UPSC आपका आधा समस्या समाधान होगा। तो पेलियोलिथिक सबसे पहला आपका इतिहास का चैप्टर है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें आपको यही सब चीज पढ़ना है, 3-4 चीज। क्लियर है? दूसरा जो चैप्टर आपका आता है वो आता है चैल्कोलिथिक पीरियड, यानी कि अभी तक से पत्थर मुख्य निर्णायक था। मानव जीवन का, मानव सभ्यता का या मानव गतिविधियों का मूल था पत्थर। और आपको तो पता ही है कि हम लोग उगते हुए सूर्य को भी पूजते हैं और डूबते हुए सूर्य को पूजने वाले हम लोग हैं। ऐसा नहीं कि डूबते हुए सूर्य को छोड़ देंगे। इसीलिए हम आज भी पेलियोलिथिक का सम्मान करते हैं और आज भी इसको निरंतर रखे हैं पत्थर को। आज सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होता है? जो नेचुरल होता है। आज हम लोग, आप देखेंगे कि आज हम लोग जो फसल या जो खाद्यान्न यूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर्बल हो, नेचुरल हो, जिसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया गया हो। आज हम उसको अधिक से अधिक कीमत चुका करके यूज करते हैं। तो पेलियोलिथिक इसलिए महत्वपूर्ण। उसके बाद आता है चैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण काल। अब इसका नाम से ही पता चल रहा भैया, यहां पर तांबा का भी प्रयोग शुरू हो गया और पत्थर का भी। मानव थोड़ा सा स्मार्ट हो गया। दुनिया में जो सबसे पहला जिस धातु का मानव ने प्रयोग किया वो तांबा ही था। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ा सा उल्टा है। भारत में पहले कांसा का प्रयोग किया गया, बाद में तांबा का प्रयोग किया गया। ये कंफ्यूजन अक्सर इतिहास में होता है और लड़के ये मान करके चल रहे, इतिहास के किताबों में भी इसका जिक्र ऐसे ही किया गया कि पहले भारत में कांसा का प्रयोग हुआ। कांसा कैसे, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन का मिश्रण है। भारत एक अनोखी सभ्यता रखती है अपने पास। सबसे पहले इसने क्लिष्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी खोजा, उसके बाद सिंपल टेक्नोलॉजी खोजा। आप ये सोचो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, कैसा इनोवेशन है भारत का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले कांसा का प्रयोग करते थे, बाद में जाकर के तांबा का प्रयोग शुरू किए हैं। तो चैल्कोलिथिक पीरियड यानी ताम्र पाषाण काल, इसमें भी वही चीज पढ़ना है। तांबे का प्रयोग किन किन चीजों में, कहा, हाँ बोलो मनीषा। कांसा मेटल है, धातु है, कांसा नहीं जाती है। कांसा का बर्तन होता था पहले, जो विवाह हुआ में तिलक में दिया जाता था कांसा का बर्तन, और आज भी दिया जाता है। और आज भी धार्मिक प्रयोजन में कांसा का बर्तन ही प्रयोग किया जाता है। और कांसा सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद है, पूजा पाठ में भी यूज होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अक्सर डॉक्टर को सुने होंगे, विशेषकर आयुर्वेदिक डॉक्टर को, कहता है गैस है आपको, दिन आप कांसे के बर्तन में पानी रख दीजिए रात को और सुबह में उस पानी को पीजिए। जग, हाँ वेरी गुड। माइक ऑफ कर लो। अरे तुम लोग लड़ काहे रही है यार, तुम लोग बच्ची है। ये खराब नहीं लगना है, ये
ये सब हटाओ, तुम लोग बड़े हो गए, ये आईएएस का तैयारी कर रहे हो आप लोग। हाँ ये डिस्टर्ब हो रहा है ना, डिस्टर्ब होता है तो कोई भी बोले। मनीषा, मनीषा मेरी बात सुनो, मनीषा हाँ वही काम। तुम लोग लड़ो मत, लड़ना नहीं है। एक सबसे पहले एक चीज याद रखो, अच्छा है अभी कर दिए मेरे सामने, ठीक है, आगे इसको सुधारना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ओवर बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। एक्चुअली में जब तुम माइक ऑफ कर रही है, ऑन कर रही है ना, तो या तो तुम पंखा के सामने बैठी हो, कूलर के सामने बैठी हो, जो पूरा एकदम, तो इतना क्यों आवाज कर रहा है, घर 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 घर। ना ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। हमको भी तो लड़के बोलते हैं सर आप जो बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है, तो अब इसके लिए अब हम क्या करें। तो इसको आप लोग को थोड़ा सा अपना ये लेवल ऊपर कर लेना है, क्योंकि आप जिस लेवल पे पहुंचने वाले हैं उस लेवल का माइंडसेट भी होना चाहिए। जैसे लड़ना झगड़ना, किसी को भी हर्ट करना, ये सब छोड़ दीजिए। आपके पास अपने से फुर्सत ही नहीं है, कौन क्या बोलता है। एक बात और जीवन का याद रखो, जीवन में बड़े मुकाम हासिल करने के लिए लोग क्या कहते हैं इसको अवॉइड कर दो, छोड़ दो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसको हटाओ, तभी आप सफल होंगे। अगर उसको रिस्पेक्ट करने लगे, उसको रिकॉग्नाइज करने लगे, उसको प्रमोट करने लगे, देन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। नरेंद्र मोदी क्यों इतने महान हैं? हजारों लोग डेली गाली देते हैं, लाखों लोग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा। इसलिए आपको भी ये सबसे कोई मायने नहीं रखना चाहिए। सिर्फ आप अपने गोल पे फोकस रखिए, अर्जुन की तरह। सिर्फ उसको आंख का पुतली आइरिस दिखाई दे रहा था, उसने आइरिस को हिट किया, बाकी लोगों को बॉडी, किसी को तना दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को अवॉइड किया करो। अपने अंदर इतना जल्दी जल्दी गुस्सा होगी, पेशेंस लेस होगी, तो कैसे काम चलेगा। हर एक के लिए है बात। ये एक अच्छा आप लोग जगह पे सही जगह ये कर लीजिए, जिसको बताने का भी हमको मौका मिल गया, नहीं तो हम कुछ और समझ रहे थे आप लोगों को। तो दूसरा है ताम्रपाषाण काल, जिसमें आपको वही चीज पढ़ना है कि मान भारत में ताम्रपाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं, तो ज्योग्राफी को खोजना पड़ेगा। ताम्रपाषाण में कौन से इकोनॉमिक चेंज लाया गया, तो तांबा और पत्थर के प्रयोग से मानव सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगा, तांबे के औजार प्रयोग किए जाने लगे, और पत्थर का भी औजार जारी रहा। इसीलिए हम इसको चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। इस समय भी लोगों का बस आवास कैसा था, कहाँ कहाँ रहते थे भारत के क्षेत्रों में, उनका जीवन पद्धति यानी सोशल लाइफ कैसा था, कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसी में आएंगे तो आपको मिलेगा। अब इसमें इस टाइम पीरियड में कुछ स्पेशल कल्चर भी डेवलप हो गया, रीजनल कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृतियां, उसका नाम और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर आपको जान लेना है, जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे तीन चीज पढ़ना है। एक तो इस समय जो अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां डेवलप हो गई, उत्तर में अलग, मिडिल में अलग, दक्षिण में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे बस्ती और गांव विकसित हुए, और वो अपना एक अलग कैरेक्टर रखते थे, लेकिन सब में एक समानता था। सब एक ही किस्म के बर्तन का प्रयोग करते थे, एक ही तरह के धातु का प्रयोग करते थे। चाहे आप राजस्थान में खड़े हो, गुजरात में खड़े हो, महाराष्ट्र में खड़े हो, मध्य प्रदेश में खड़े हो, या बिहार में खड़े हो, या बंगाल में खड़े हो, सब जगह कुछ भी ऐसी कॉमन चीज थी जिससे पता चलता था कि ये सब के सब चैल्कोलिथिक पीरियड के लोग हैं। जैसे आज मॉडर्न एज के लोग हैं, आज दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएंगे, देन सभी लोग गूगल का यूज करते मिलेंगे, स्मार्टफोन यूज करते मिलेंगे, कंप्यूटर का। अब जिसके पास नहीं है क्षमता तो अलग बात है कि वो खरीद नहीं सकता, नहीं तो सबको इससे वाकिफ है। तो इसी तरह से चैल्कोलिथिक पीरियड में आपको ये पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ फैला था, उसके सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस थी जो कॉमन थी, बस यही मोटा मोटी आपको जानना है। इसके बाद आ जाएगा नियोलिथिक या आयरन एज, लौह युग। अभी जो आप देखो, तांबा का जब उपयोग किया मानव बहुत स्मार्ट बना, जैसे ही लोहा का प्रयोग किया, पत्थर, तांबा, अब लोहा,
और ये सब के सब प्रकृति भूमि से ही निकाला गया, कोई हवा कोई कहीं दूसरे जगह से नहीं बनाया लाया गया है, या मानव ने कोई क्रिएट नहीं किया है, सब प्रकृति के पास ही है। सब कुछ हम प्रकृति का ही यूज करते हैं। आज हम ये देखो, ये कभी आ रहा है 8 बजे, 6:30 बजे का सेशन है, 8 बजे इंटर किया है गौरव चांगरा। तो ये भी अगर हम मार्कर यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, पता नहीं कितने हाइपर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो सब के सब भूमि से ही निकर्षित है। सब कुछ भूमि से ही एक्सकेवेट किए हैं हम लोग, खोजे हैं, निकाले हैं, उसी का रूप बदल दिए हैं और बदल करके हम उसका अलग नाम दे दिए हैं। तो मानव जब लौह युग में आया तो लोहे का प्रयोग निर्णायक हो गया। समाज के हर एक क्रियाविधि में लोहे का, मानव के हर एक क्रियाविधि में लोहा प्रमुख हो गया, और ये लोहा आज भी प्रमुख है। इसीलिए इसको हम कोर इंडस्ट्री कहते हैं। इसीलिए आज भी हम इसको कोर इंडस्ट्री कहते हैं। आज भी निर्णायक रखता है। आज अगर लोहा इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री आउट हो जाए मार्केट में, देन पूरा इकोनॉमी चरमरा जाता है। इसी को हम इसको बुनियादी उद्योग भी कहते हैं और कोर इंडस्ट्री में कहते हैं। कोर इंडस्ट्री में कौन क्या क्या आता है? तो लोहा आएगा भैया, पत्थर, सीमेंट, जो पत्थर हम यूज करते थे, आज भी वो कोर इंडस्ट्री है ना। कोल, कोर इंडस्ट्री, एनर्जी, कोर इंडस्ट्री, वो सब कुछ जो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, और हम उसको आज कोर इंडस्ट्री कहते हैं। और उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करते। और अगर उसमें किसी तरह का उथल पुथल होगा, दिन पूरा इकोनॉमी में उथल पुथल आ जाएगा। अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ गया, दिन पूरा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर एनर्जी सेक्टर का प्राइस हाइक हो गया, कोर इंडस्ट्री जैसे लोहा, सीमेंट, इसका अगर प्राइस हाई हो गया, दिन सबका कीमत बढ़ जाएगा। ये कोर सेक्टर है। वो तब भी था, ये आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। तो आयरन एज में आपको पढ़ना है कि भारत में आयरन एज कब से शुरू हुआ, कहां कहां दिखाई देता है, और इस समय का सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। भारत के संदर्भ में ही पढ़ना है, विश्व के संदर्भ में आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। अब दूसरा चैप्टर जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये 3-4 टॉपिक को आप जितना दिन आपको लगे तैयार करने में, कुछ लोग यही एक टॉपिक का एक सब सेक्शन में पीएचडी कर लेते हैं, और आपको तो पीएचडी होल्डर बनना नहीं है। कोई लोग अगर पीएचडी रिसर्चर होगा तो पेलियोलिथिक एज का एक जो औजार है, या क्रोड, सपोज क्रोड रख लो, क्रोड पे वो सिर्फ रिसर्च कर सकता है, और आपको रिसर्चर बनना नहीं है। आपको सिर्फ जान लेना है कि क्रोड होता क्या है, बस। और रिसर्चर इसी पे पूरा रिसर्च कर लेता है, 500 पेज का थीसिस तैयार कर लेगा और समाज को परोस देगा। आपको उतना जानना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्रोड के बारे में जान लेना है कि क्रोड है क्या और कहाँ पे मिला है, आपको इतना ही जानना है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये 3-4 टॉपिक आप 3-4 दिन में कंप्लीट करते हैं कि 3-4 वर्ष लगाते हैं। पीएचडी करने वाले कम से कम 3 साल लगाएंगे। तो आपको 3-4 साल लगाना है कि 3 दिन में कंप्लीट करना है, वो आपके हैंड में। और ये आपको मदद करेंगे हम कि कैसे 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अनावश्यक चीज आपको जानना ही नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये भी रखना है दिमाग में कि क्या चीज नहीं पढ़ना है, ये सबसे पहले समझ करके रखें। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे हम होटल में जाते हैं तो खाने के लिए बहुत कुछ है, उसमें हम सबसे पहले अवॉइड करते हैं कि ये चीज नहीं खाना है, हमको ये चीज खाना है। तो ये चीज वो हटा दो, भीड़ को हटाओ, और जो आपको पसंद है सिर्फ उसी पे फोकस करो। तो पेलियोलिथिक एज में आपको इन डायमेंशन को पढ़ना है। गौरव चांगरा, गौरव सुनाई दे रहा है आपको? तो प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक गौरव आपको सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो आपके पास स्क्रीन पे माइक का एक लोगो होगा, आप उसको क्लिक करो और रिप्लाई करो। गुड मॉर्निंग।
आपको पता नहीं था 6:30 बजे हम लोगों का सेशन है? पता था? अच्छा, याद नहीं रहा? बताओ, कहाँ रहते हैं आप गौरव? अरे हरियाणवी लोग तो भाई बहुत, हरियाणवी लोगों से पार पाना बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। हमारे हमारे बहुत सारे मित्र हरियाणा के थे। हम जब दिल्ली रहते थे तो हरियाणा के बहुत सारे इलाका हम अक्सर जाया करते थे। हम लोग मुरथल, सोनीपत, पानीपत, और इधर ये तुम्हारा ये सब इलाका है, सब कुरुक्षेत्र, सब के सब बहुत सारे हमारे मित्र रहते थे। तो उनकी एक अलग ही दुनिया थी। हमारा, अरे बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार जगह है हरियाणा। जो नहीं गया तो क्या क्या घूमा फिर, अगर कहीं भारत जा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे मित्र थे, अरे बाप रे बाप। लेकिन क्या कहा जाए, बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिंदास लोग हैं वो लोग। अब भगवान, हाँ हाँ गौरव, रोहतक, हरियाणा के ही जाट कम्युन। कल क्या था? अच्छा, छोटे भाई का बर्थडे। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आप लोग, चलिए बर्थडे पे, हम लोग आज बर्थडे क्यों मनाते हैं? कोई इसका जवाब दे सकता है? जन्मदिन क्यों मनाते हैं, जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? या क्या इसका सही जवाब जो दे देगा तो हम समझ जाएंगे, देन वो यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसका समझ सही है। नहीं होगा, मतलब विकास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, विकास करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। कोई बता दे कि हम लोग अच्छा, दुख भरी जिंदगी से 1 साल कम हो गया, इसलिए तब तो इस तरह से हर दिन मनाना चाहिए। ये देखो, मधु तिवारी, अभिन त्रिमारी है, ये सब महान लोग हैं। इन लोगों का स्वागत करने के लिए कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, अनिल कपूर की फैन लगती है ना? ठीक है। तो दरअसल कोई भी हम लोग महोत्सव या इस तरह के जो भी एक्टिविटी करते हैं, इसका एक ही उद्देश्य होता है, सोशल गैदरिंग करना, क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं। आज हमारा सामाजिक जुड़ाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हम पूरी तरह से न्यूक्लियर हो चुके हैं, और इसके माध्यम से, इसी बहाने हम लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसीलिए हम इस तरह के उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, पार्टी दिन, ये सब के सब सोशल गैदरिंग का कारण है। समझ में आया? समाज से जुड़ाव का एक माध्यम। पहले समाज से जुड़ाव का एक माध्यम था, पहले का मानव पूरी तरह से समाज पर निर्भर था, अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने लगा, सब कुछ उसको अपने तक ही सीमित रखना है, और ये बहुत खराब चीज है। आज परिवार पता है कैसा हो गया? पहले ज्वाइंट होता था, फिर न्यूक्लियर हो गया है, हुआ, अब डिंक हो गया है। अब जो परिवार है वो डिंक फैमिली हो गया। पहले ज्वाइंट था, जब तक ज्वाइंट रहा तब तक मानव पूरी तरह से सशक्त और समृद्ध और पावरफुल रहा। जैसे जैसे ज्वाइंट से अलग हुआ, दिन वो कमजोर होता चला गया, असुरक्षित होता चला गया, और कृत्रिम साधनों पर निर्भर होने लगा, और मानव वहीं से खतरे में पड़ना शुरू हो गया। मानव का जीवन वहीं से खतरा में पड़ गया। आज डिंक हो गया है, डबल इनकम, नो किड्स, दोनों पति पत्नी कमाए, कोई बच्चे की जरूरत नहीं है। ये स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। मेट्रो सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी का यही स्थिति है। आप जाकर के देखिए, बहुत सारे ऐसे फैमिली मिलेंगे जिनका कोई बाल बच्चा नहीं है, दोनों खाली पैसा कमाते हैं, दोनों अपना अपना लाइफ को जीते हैं, उनका यही लाइफ का फिलॉसफी है। तो आज हम इसी बहाने जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ,
बहुत सारे लोग हैं जिनका बेबीज नहीं है, लेकिन उसका भी आजकल भाई व्यवस्था कर दिया गया है। आजकल विज्ञान उसका भी व्यवस्था कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैन इज ए सोशल एनिमल। एनिमल तो सब कुछ है। हाँ वेरी गुड, सोशल एनिमल तो है ही, एनिमल भी सब कोई है। श्रेया का जवाब आया। हाँ, तो सभी को जानवर और समाज के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन समाज से परे दो ही लोग रख सकते हैं, या तो देव या दानव। इसीलिए मानव को कहा गया था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, जैसा श्रेया ने बोला। दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सब एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल टॉपिक है। यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यहीं से भारत दुनिया से अलग होना और अपना आइडेंटिटी स्टार्ट किया। विश्व व्यवस्था से, विश्व समाज से स्वयं का एक अलग पहचान जो भारत को मिला, भारत के लोगों को मिला, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। इसीलिए आप सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक आयाम को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। विशेषज्ञ नहीं बनना है, सिर्फ सामान्य बातों को समझ करके रखिए। समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको वही पढ़ना है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल। यहाँ पे पॉलिटिकल का अभाव है तो आपके लिए अच्छा है। पॉलिटिकल का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इनिशिएटिव था, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था ये थियोक्रेटिक टाइम पीरियड था। धर्म तंत्र पर राजनीति चलता था, पूरी तरह से धर्म के नियंत्रण में था। इस समय राजनीति था, लेकिन यहाँ का जो हम इसलिए इसके बारे में नहीं बोल पाते हैं खुल करके, कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे पास एविडेंस का अभाव है। नहीं तो था सब कुछ, इसके बाद भी था, इसके बाद भी यहाँ भी पॉलिटिकल प्रयोग होता था, राजनीतिक प्रयोग होता था, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सब कुछ होता था। हमारे लिए ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी चैप्टर से या इसी समय से सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है? किसी को पता है कब से कब तक को कहा जाता है? इसको सभ्यता कहा जाने लगा है। आप नीतू यादव बोलो, फटाक दे बोल दिया करो, माइक ऑन करके, रेज करने की जरूरत नहीं है, माइक ऑन करो, बोलो, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक का है? कोई बता सकता है? इतिहास का बुनियादी चीज है, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, क्लास भी कर रहे होंगे। हाँ वेरी गुड, ये तो पता है। ये तो वही बात हो, ठीक है, ये तो वही बात हो गया कि आपका नाम क्या है, आप जो रिप्लाई किए, मनमोहन। तो ये तो वही बात हो गया कि मनमोहन का ऑफिशियल नेम, स्कूल में नेम, कॉलेज में नाम मनमोहन है, घर में नाम मन्नू है। हाँ, तो हमने डेट पूछा था। ये यूपीएससी का एक और बात याद रखो। चलो एक ही चीज से आपको और चीज बता देते हैं। माइक ऑफ कर लो प्लीज। यूपीएससी में इस बात का हमेशा ध्यान रखो, अपना सेंसर हमेशा ऑन रखो कि जो सवाल आपसे पूछा जाए बस उसी का जवाब देना है। क्लियर है? जो आपसे सवाल पूछा जाए बस उसी का जवाब देना है। ठीक है, श्रेया बोली है 3000 बीसी से 1700 बीसी। ठीक है, वेरी गुड। वैसे सर्वमान्य जो है अभी तक ये विवादित है, लोग 3000 से, कोई 3500 से बोलता है, लेकिन सामान्यतः 2700 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, हाँ 1700 तक, हाँ 1700 तक आप कहो, 1500 तक कहो। ठीक है, क्योंकि 1500 से 1000 का जो टाइम पीरियड है वो ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 के काल तक का जो है वो है उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इस टाइम का भारत कैसा था, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जिससे भारत दुनिया के और सभ्यताओं से अलग हो गया, अपना आइडेंटिटी रखने लगा। इसीलिए इस टाइम पीरियड के स्क्रिप्ट को, जो पिक्चोरियल स्क्रिप्ट है, जानबूझ करके नहीं पढ़ा गया है, ताकि दुनिया को ये पता न चल जाए कि भारत कैसे दुनिया से अलग था। जानबूझ करके जिस दिन इसको ला दिया जाएगा सामने, दिन दुनिया को पता चल जाएगा कि पहले भारतीय ही महान थे। क्योंकि क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भारत में जब 75,000 गुरुकुल चला करते थे,
तब यूरोप और अमेरिका केव में रहा करता था, गुफा में रहा करता था। जब भारत में 75,000 गुरुकुल और 8 यूनिवर्सिटी चलता था, रन करता था, उस समय दुनिया गुफा में रहता था। भारत वो था। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से ये आपको पता चलेगा। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कई ऐसे एक्सपर्ट और रिसर्चर्स हैं जो इस बात को बोलते हैं, जिनको हम लोग सामने नहीं लाते हैं, और उन्हीं का रिसर्चर बोलते हैं। आप कई ऐसे चीज हैं, किसी भी साइंस सेक्टर में चले जाओ आप, जिन्होंने खोजा वो बताएंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। पता चलेगा कि भारत के किसी वेद का, किसी ग्रंथ का अध्ययन किए थे और वहां से उनको पता चला कि ऐसा किया जाएगा। तो भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उन्होंने औजार नहीं बनाए, इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए। इनको नॉलेज सब कुछ था, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाते थे। ज्ञान को सीमित लोगों तक ही सीमित रखा गया, सीमित लोगों तक ही था। सभी लोग उसका प्रयोग नहीं कर पाते थे, यूज नहीं कर पाते थे। भारतीयों में सबसे बड़ा डिमेरिट यही था। नहीं तो इनके पास नॉलेज यही था। दुनिया हमारे ही किताबों को ले जा करके अरब और यूरोप में ट्रांसलेट करके आज महान बनी है। आज जो ब्रिटेन का जीडीपी दिख रहा है ना, वो भारत का देन है। 200 वर्षों तक हमारी संपत्ति को ले जा करके वहां पे ब्रिटेन आज डेवलप कंट्री बना है। नहीं तो ब्रिटेन की स्थिति ऐसा था कि डेफो कहता है कि हमारी स्थिति ऐसा है जैसे आज भारत की हर एक घर में चाइना का सामान आपको मिल जाएगा, हर एक चीज। उसी तरह भारतीय सामान यूरोप के बाजारों में हर एक घर, किचन से लेकर के बेडरूम तक होता था। ये था भारत। लेकिन आज भारत हर एक चीज के लिए लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखो। ब्रिटेन चोर कंट्री है। ये छिछला बात हो गया। चोर तो नहीं कह सकते, वो बिजनेस व्यापारी था, आपकी कमी थी, आपने स्वयं को लुटवाया है। तो ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भारत दुनिया में इसी समय से अपनी अलग पहचान रखने लगा। अब इसमें क्या पढ़ना है भाई? तो इसमें भी वही चीज पढ़ना है जो आपको हम शुरू में बताएं। क्या पढ़ेंगे इसमें? तो जैसे इसका टाउन, इसका जो कैरेक्टर है जिसके वजह से दुनिया में जाना जाता है, जैसे इसका टाउन प्लानिंग यानी कि नगरीय व्यवस्था, कुछ कुछ चीजों का जहां पे अभी हम जिक्र करेंगे। आप मेरे YouTube में जाकर के इन सारे माइनर टॉपिक पे अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। ठीक है, एक एक टॉपिक पे एक अलग अलग वीडियो है, ज्यादा वीडियो नहीं है, शायद 200-250 ही वीडियो होगा, लेकिन आपको हर एक चीज का, कुछ ही दिन से हम शुरू किए हैं, तो आपको हर एक चीज पे आपको मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो टाउन प्लानिंग, माइक ऑफ करो। कौन सा? ये कौन? YouTube चैनल पे, चैनल बड़ी कम। हाँ, ग्रुप में लिंक चले जाएगा। ग्रुप में हम लिंक क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, तो आप हाँ, आपको वहाँ पे फायदा मिलेगा। जो चीज़, बहुत सारी चीज़ आप स्क्रॉल करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बहुत कुछ आपको मिलेगा। हिस्ट्री भी मिलेगा। करीब 200-250 वीडियो है, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। हम कर देंगे। हाँ, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा, ये चीज़ से हम बड़ी परहेज करते हैं। ये तकिया कलाम हो गया, ये बड़ी खराब हमको लगता है, पता है हमको बड़ी अच्छा लगे, बुरा लगता है। मेरा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये बड़ा से बड़ा बंदा भी बोलता है ना जब अपने जुबान से, तो हमको वहां पे वो छिछला लगने लगता है। हम बड़े अच्छे लोगों, हम नहीं बोलते हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम कभी, हाँ, तो ये हमको बड़ी छिछला लगता है कि अक्सर हम बड़े बड़े लोगों को, विद्वान लोगों को देखें, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम सम्मान कर रहे हैं, वो भी लास्ट में बोल देते हैं और मेरा सारा का सारा सम्मान वहां गिर जाता है। यार क्या जरूरी है? जिसको पसंद आएगा वो खुद ब खुद क्लिक करेगा। जिसको अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, देन इसका मेजर टाउन भी पढ़ेंगे, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण शहर के बारे में भी इसको जानेंगे। सारे शहरों के बारे में नहीं, महत्वपूर्ण शहर। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई ऐसे शहर थे जो मेट्रो सिटी थे, महानगर थे। कई ऐसे शहर थे जो पोर्ट सिटी थे, जैसे आज पत्तन नगर है। कई ऐसे सिटी थे जो कैपिटल सिटी था,
कई ऐसे शहर थे जो कस्बा की तरह था, जो गांव के कल्चर को भी रखता था और शहर के भी कल्चर। तो ये जो स्पेशल चीज है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, वो आपको आज भी मिलता है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल विभाजन, देन इसका कैरेक्टर, जिसके वजह से दुनिया में जाना जाता है, और जिसके वजह से सबसे पहले जाना जाता है वो है टाउन प्लानिंग। ये अनोखी सभ्यता थी जो सीधे शहरी सभ्यता थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, न कि रूरल सिविलाइजेशन। जैसे ही रूरल्स आएगा और उससे पहले दिनों से इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अब स्वाभाविक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं। ये शहरी सिविलाइजेशन है, देन इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा होगा बताओ, थोड़ा सा आप लोग ब्रॉड दिमाग को लगाइए, खोदिए और बताइए इसका इकोनॉमिक पैटर्न कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा। यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर काम करता होगा, प्राइमरी सेक्टर नहीं। गांव और शहर का बुनियादी भेद क्या है, कोई बता सकता है कि गांव किसको कहते हैं और शहर किसको कहते हैं? यही बात आएगा कि यानी कि इकोनॉमिक प्रैक्टिस जो है गांव में प्राइमरी सेक्टर होता है, उसी पे सब कुछ निर्भर, सोशल कल्चरल सब कुछ उसी प्राइमरी सेक्टर से डिसाइड होता है। और जैसे ही शहर में आएंगे सब कुछ डिसाइड होता है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के द्वारा, सेवा क्षेत्र ही शहर का केंद्र होता है। इसीलिए यहां पर देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ग्लोबलाइजेशन मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन जिसकी बात आप 1991 से करते हैं, खगोलीकरण और प्राइवेटाइजेशन, ये यहां पे मिलने लगेगा आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन्वेस्टर जाएंगे इराक में इन्वेस्ट करने के लिए, मेसोपोटामिया में जाएंगे, सुमेरियन सिविलाइजेशन में जाएंगे, और वहां के लोग आएंगे यहाँ बिजनेस करने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन आपके यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय हो गया था, 1991 में नहीं हुआ था, हम बीच में भूल गए थे। इसीलिए हम इतने डेवलप हुए थे, विश्व गुरु बने थे, क्योंकि हम सब कुछ पहले हम ही किए थे, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में था। बीओटी जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बीओटी हमारे फेवर में था, जिसको लेकर के आज हम चिंतित होते हैं। रोम रोया करता था कि हमारे यहाँ के सारे कीमती धातु भारत चला जाता है, रोता था रोम कि भारत सोने का चिड़िया कैसे बन गया, उन्हीं लोगों का संपत्ति से बना, और फिर हमारी संपत्ति उनके पास चली गई। ये साइकिल है। तो ये ट्रेड टाउन प्लानिंग और उसके कुछ महत्वपूर्ण शहर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये अपने आप में मेंस का क्वेश्चन है। मेंस आप उठा करके प्रश्न देख लीजिए, आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था के बारे में बताइए, कैसे यह अनोखी व्यवस्था थी। और यह भी पूछा जाता है कि भारत में नगरीकरण कब कब हुआ, कैसे हुआ। जेपीएससी का स्टेट पीसीएस के एग्जाम में यह पूछा गया, पिछले बार के सवाल है कि भारत में जो तृतीय आजादी के बाद जो नगरीकरण हुआ वो इतना तेज क्यों हुआ। अब जिसको अर्बनाइजेशन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पता ही नहीं है, देन वो क्या जवाब देगा, वो छिछला जवाब देगा, पत्रिका में पढ़कर कर, किताब में पढ़कर, तो उसका जवाब छिछला होगा, देन उसका जवाब नंबर भी उसको छिछला मिलेगा, एवरेज मिलेगा। जब तक से वो यहाँ से शुरुआत नहीं करेगा 1947 के बाद का क्या लिखेगा। तो शहर भी कई तरह के थे और सारे तरह के शहर यहाँ पे मिलेंगे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे हिट टॉपिक है, एरिया है, अर्बन प्लानिंग, आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर पे आपको बात करना है, संस्कृति पे। संस्कृति का हिस्सा तो हालांकि नगरीकरण भी है, लेकिन इसको अलग रख करके इसलिए क्योंकि विशेष एरिया है, विशेष सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। देन यहाँ पर दूसरा सवाल, यहाँ पे जो संस्कृति में सवाल पूछे जाएंगे, संस्कृति से सवाल बहुत कम बनते हैं। संस्कृति में हिस्सा विशेष करके भाषा और लिपि, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, भाषा और लिपि पहला एरिया है। तो आपको पता ही है कि इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, सिर्फ यही है कि बॉस्टोफेडन शैली था, बॉस्टोफेडन शैली था, हेडन महोदय ने पहली बार पढ़ा था, खोजा किसने था, कनिंघम महोदय ने। बस ये तीन चीज जान लेना है। कितने लिपि के अक्षर थे, 52 अक्षर थे। टोटल कितने वर्ड मिले हैं, 400 से 500। बस यही चीज आपको बेसिक चीज जान लेना है। कहाँ कहाँ मिला है वो क्षेत्र जान लेना है। ये पीटी में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि पर
क्या लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भारतीय जो लिपि है उससे कहीं साम्यता रखता है तो पता चलेगा नहीं। यहाँ की जो लिपि है वो एक अलग ही तरह का लिपि है, क्योंकि ये प्रारंभिक दौर की लिपि है। तो संस्कृति में सबसे पहले आपको जो चीज जानना है वो इसकी भाषा और दूसरी लिपि। तो भाषा के बारे में अगर जानना है तो लिपि को आप जान लीजिए। लिपि को अभी तक से उजागर नहीं किया गया या पढ़ा नहीं गया, जानबूझ करके नहीं पढ़ा गया। दूसरा है इसका क्राफ्ट या शिल्प कला। शिल्प कला दूसरा चैप्टर है। शिल्प कला में आपको पता ही है कि कांसे का सामान यहाँ पे बहुत मिलता है, मिट्टी सेल खड़ी का सामान मिलेगा, मृण मूर्ति जिसको कहते हैं वो मिलेगा, यही सब कैसे कैसे बनाए, मन का मिलेगा, ये सब आपको देख लेना है। वहां से कोई विशेष मेंस के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछा भी गया है तो जो पीटी में जो तथ्य को आप पढ़े रहेंगे उन्हीं तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से एज पर क्वेश्चन डिमांड आपको लिख देना है। या ओवरऑल पूरा कल्चर पे सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताओं को बताइए। ठीक है। तीसरा रिलीजन और चौथा सील, धर्म के बारे में पूछा जा सकता है। तो धर्म पूरी तरह से प्राकृतिक प्रेरक धर्म है। सनातन संस्कृति का उद्भव यहीं से हुआ है स्थापित रूप से। हालांकि न्यूलिथिक में भी है धर्म, इससे पहले से भी है। सनातन संस्कृति यहीं पे नहीं है, इससे पहले भी है, लेकिन हम इसको यहाँ से रिकॉग्नाइज करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग मिलने लगता है, पशुपति मिलने लगते हैं, मातृ देवी मिलने लगती है, इस तरह की संरचना मिलने लगती है। यहीं पे मूर्ति पूजा यहीं से शुरू हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं हाँ, तो मूर्ति पूजा अक्सर लोग कहते हैं कि बौद्धों के द्वारा सबसे पहले बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा लाया गया, जो मूर्ति पूजा बुद्ध पूजा के खिलाफ थे। और ये कहा जाता है कि वहीं से शुरू, ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा यहाँ पे शुरू हो गया। इससे पहले भी होता था, लेकिन इससे पहले भी पत्थर पूजा जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं पूजा जाता था। आप लिथिक पीरियड में भी देखेंगे तो वहां भी पत्थर पूजा जाता था, यहाँ भी पूजा जा रहा है। तो धर्म के बारे में तो वही ना पशुपति शिव बोल रहे हैं। सील पर मिला हुआ आकृति है। ठीक है। मोहर क्या होता है? क्या होता है मोहर बाबू? अच्छा, मोहर मुद्रा नहीं था, मोहर एक सील होता है। जैसे देखे होंगे आज भी सरकार किसी चीज, वो लोगो है, एक तरह से लोगो होता है ना, हर एक चीज का अपना लोगो, वो लोगो है, मोहर लोगो होता है। तो लोगो आज हम किसी भी डिजिटल फॉर्म पे भी बनाते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी बनाते हैं, तो वो फिजिकल फॉर्म का लोगो था। ठीक है। हाँ, कोई शायद लिंक भी भेज दिया है, देख लेना आप लोग। तो ये है तीसरा एस्पेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, जो आपको जानना है। आज हम लोग पूरा हिस्ट्री पे सिलेबस पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 2 घंटा हो गया। समझ में आ रहा है सिलेबस क्यों जानना जरूरी है? हाँ, चौथा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेक्टर है वो है इकोनॉमिक सेक्टर, आर्थिक क्षेत्र। इकोनॉमिक सेक्टर ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है, और यहां से जरूर, क्योंकि इसी के लिए जाना जाता था, आर्थिक क्षेत्र के लिए। ये इसी के लिए जाना जाता था। तो इसीलिए इसमें क्या, तो सबसे पहला आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार पर आधारित अर्बन सिविलाइजेशन था। देन इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? ट्रेड, यानी व्यापार। अब ये व्यापार पर सवाल जरूर पूछा जाएगा। जैसे नगरीकरण महत्वपूर्ण है मेंस के लिए, पीटी के लिए तो सबसे कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस के लिए जैसे नगरीकरण महत्वपूर्ण है उसी तरह से व्यापार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी व्यापार के वजह से नगर विकसित हुआ था, न कि नगर के वजह से व्यापार विकसित हुआ था। अब यहाँ पे आ गया ना, इकोनॉमी एक्टिविटी सेंटर में आया ना, व्यापार के वजह से नगर विकसित हुआ है। नगर कई तरह के होते हैं, नगर भी समझ लो यहीं पे बताए थे, नगर कई तरह के होते हैं। जैसे कल्चरल सिटी, सांस्कृतिक सिटी, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे तीर्थ स्थल है, वो सांस्कृतिक शहर हो गया। एक राजधानी शहर होता है, एक पत्तन शहर होता है। इस तरह से शहर को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जिस इनिशिएटिव के लिए या जिस पहल के लिए वो क्षेत्र जाना गया, उसी से वो नगर विकसित हुआ है।
और कोई भी क्षेत्र अचानक नगर नहीं बनता है, पहले ग्रामीण, फिर कस्बाई, फिर नगरी, फिर महानगर। ये विकास का क्रम है, हर कुछ का विकास होता है, एयर ड्रॉप कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला व्यापार के दो आयाम, घरेलू और विदेशी। इसमें विशेष करके जो आपको पढ़ना है विदेशी व्यापार पर फोकस रखिएगा, क्योंकि विदेशी व्यापार के वजह से ही भारत संपन्न हुआ था। उस समय से फॉरेन ट्रेड इसका जबरदस्त था शुरू से ही। तो दूसरा जो आपका एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है ट्रेड। क्लियर है? इसी में इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको एग्रीकल्चर भी देखना है, साइलेंट एरिया है, कमजोर एरिया है, कृषि। अब कृषि में क्या देखना है? तो कृषि में कुछ विशेष चीज नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से कृषि कर्म किए जाते हैं, कौन कौन से फसलों का उत्पादन किया जाता था। ठीक है? और एलायंस सेक्टर जो है कृषि का, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन, ये भी थोड़ा सा कृषि सेक्टर में देख लीजिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो एक स्पेशल आइडेंटिटी रखता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था वेट एंड मेजरमेंट, माप तौल प्रणाली। ये भी एक अनोखी प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटरा में खड़े हो या आलमगीरपुर में, मांडा में खड़े हो या दैमाबाद में, अगर 1 किलो अनाज अगर आपको लेना है तो उतना ही मिलेगा अगर आप मोहनजोदड़ो में लेंगे या दैमाबाद में लेंगे। हर एक जगह पे एक ही वेट का मिलेगा। इतना स्टैंडर्ड मेजरमेंट था, जो आज भी भारत सरकार फॉलो करती है। आज भी मानक ब्यूरो है ना, जो सबका मेजरमेंट निर्धारित करती है कि 1 किलो में कितना ग्राम होगा। वो सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। मेजरमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप मोहनजोदड़ो से भी 1 किलो अनाज उतना ही लेंगे अगर आप आलमगीरपुर में जाते हैं, अगर आप कालीबंगा में जाते हैं, अगर आप सोरठगई में जाते हैं, अलग आप क्या कहलाता है और कि लोथल में जाते हैं, या किसी भी हड़प्पा में जाते हैं, किसी भी जगह में अगर आप जाएंगे, या धौलावीरा में जाइए या राखीगढ़ी में जाइए, हर एक जगह पे उतना ही वजन का मिलेगा। तो एक अनोखी विशेषता थी, नगरीकरण, व्यापार और माप तौल प्रणाली। ये 3 ऐसी अनोखी विशेषता है जहां से आपसे सवाल मेंस के पूछे जाएंगे, क्योंकि विश्व में अपना एक अलग पहचान रखता है, अलग विशेषता रखता है, और यहाँ पे आपको जान करके रखना है। इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है, छोटी सी बातें हैं, छोटी सी एरिया है। ये अलग से सवाल नहीं पूछा जा सकता। अगर पूछा भी जाएगा तो खूब से खूब आप 50 या 100 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। 100 वर्ड्स में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है यूपीएससी का थोड़ा सा दिमाग खटक जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दे, देने 150 वर्ड्स में लिखा जा सकता है, गुंजाइश है। तो ये आपका अच्छा। एक और चीज है इसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिक्लाइन ऑफ कल्चर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पतन पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों डिक्लाइन कर गया। तो पतन पे सवाल इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि यहीं से भारत के इतिहास में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। जो इंपेरियल हिस्टोरियन है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है, वो कहेंगे कि आर्यों ने आकर के आर्य अनार्य कॉन्फ्लिक्ट का थ्योरी यहीं से शुरू कर दिया गया है, यहीं से गढ़ दिया गया है कि कुछ लोग बाहरी हैं और कुछ लोग भीतरी हैं, कोई मूलवासी है, कोई बाहरवासी है। ये कॉन्सेप्ट जानबूझ करके डाला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि आप ब्रिटिशर्स पर उंगली नहीं उठाएं कि तुम बाहर से आए हो, भागो यहाँ से। ये डाला गया। अब यहीं से इतिहास में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है, यही डिक्लाइन से। तो डिक्लाइन के लिए अलग अलग थ्योरी दिया गया है, जैसे आर्य आक्रमण थ्योरी, कोई कहता है बाढ़ के वजह से, कोई कहता है भूकंप के वजह से, कोई कहता है दावानल से या अग्नि से, कोई कहता है जल प्लावन से। इस तरह से अलग अलग तर्क दिए गए हैं और इन तर्कों के माध्यम से यह सिद्ध करने का कोशिश किया गया कि क्यों इतनी विशाल और महान सभ्यता पतनशील हो गई और खत्म हो गई। और यहां से मेंस के सवाल पूछे जाएंगे और आपको एक कंक्लूजन देना होगा कि ये सब के सब पूरी तरह से सत्य नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे कि कोई भी चीज, किसी भी घटना के कारण कार्य सिद्धांत आपको पता ही है, बौद्ध धर्म का पढ़े ही होंगे आप लोग, कारण कार्य सिद्धांत। कारण कार्य, तो किसी भी कार्य को संपन्न करने में कई कारण काम करते हैं। आप आईएएस बताओ, सिर्फ एक वजह से बनना चाहते हो, पता चलेगा नहीं, कई कारण है। आपको सोशल प्रेस्टीज भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको अलग पहचान भी चाहिए, आपकी जीवन की सुरक्षा भी चाहिए, पता नहीं कई कारण को आपको हो सकता है, कहीं दबदबा बनाना हो, कहीं कुछ और करना हो, तो इसलिए आप आईएएस। किसी एक कारण से कोई भी कार्य नहीं संपन्न होता है, उसके पीछे कई प्रयोजन होते हैं। तो यहाँ से हमको फाइनली कंक्लूड ये करना पड़ेगा कि इसके पतन के कई कारण थे और सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल थे, और इसके गवाह भी मिलते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे ही ये चैप्टर आप पढ़ लोगे दिन ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? ये हुआ आपका एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है। अब ये बताओ, आज क्लास को आगे करना है कि फिर अगले दिन के लिए करना है? देखो टाइम लगेगा, हम इसलिए बोले थे कि सिलेबस में पढ़ने में ही जो टाइम, 1 महीना सिर्फ 1 महीना। क्या कौन कौन अलग अलग रिप्लाई दे रहा है? कोई कह रहा है करते रहो, कोई कह रहा है क्या बोल रहे हैं? सर, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज पॉइंट ऑफ चेंज इन हिस्ट्री। हाँ, वेरी गुड श्रेया। अच्छा देखो, मेरी बात सुन लो, एक और बात सुन लो। आप लोग अगर चाहोगे, मेरी बात सुन लो थोड़ा सा, अगर आप लोग पेशेंस से मेरी बात सुनोगे तो हम लोग कुछ और भी बात कर सकते हैं, अगर आप लोगों को समस्या नहीं हो तो। अगर आप लोग वाकई में देखो, हाँ, माइक ऑफ कर लो। सिलेबस देखो जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, आप आज समझ में आया होगा क्यों हम कहते हैं कि 1 महीना सिर्फ सिलेबस ही पढ़ो। हर एक चीज की बात कर रहे हैं, हर एक पेपर पे हम ऐसा डिस्कस करेंगे आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पे, सब पे बताएंगे क्यों हम कह रहे हैं कि 1 महीना यूपीएससी अगर देना है दिन, 1 महीना खाली सिलेबस पढ़ लो। क्योंकि जब तक से सिलेबस नहीं समझ में आएगा तो आप अंधकार में रहोगे। जैसे ही सिलेबस समझ जाओगे ना, तो आपकी तैयारी, अब ऐसे ही समझ लो कि आपको पता नहीं है कि आपको दिल्ली जाने के कौन से रास्ते, शॉर्टकट रास्ते हैं या कौन से स्मूथ रास्ता है, सेफ रास्ता है। आपको दिल्ली जाना है, आपकी मंजिल फिक्स है कि आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस रास्ते से जाना है। तो आप पहले क्या करोगे? आज क्या करते हो? आज स्मार्ट हो गए, तुरंत गूगल पे जाओगे, एयर रूट देखोगे, ट्रेन रूट देखोगे, बस रूट देखोगे, टैक्सी रूट देखोगे और पैदल रूट भी देखोगे, और देन आप कंपेयर करोगे कि किसमें सेफ है, किसमें टाइम सेविंग है, किसमें, ये सब तुरंत कैलकुलेट करोगे। तब जाकर के आप डिसाइड करोगे कि अब हमको कैसे दिल्ली जाना है। तो इसी तरह से सिलेबस का अध्ययन है। सिलेबस को जान गए, देन आप डिसाइड करोगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब यहाँ पे जैसे ही ये समझ जाओगे, देन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओगे और देखोगे कि सर जो बात बोले थे वहां से कितना आया है। पता चलेगा जो सर बोल रहे हैं वही सब तो आया है, वहीं से पूछा गया है। तो आपका हो गया ना तैयारी सरल। अब तुरंत आप उस पर फोकस हो जाओगे और ये भी समझ जाओगे कि हमको कितना डीप में जाना है और कितना सतह पे रहना है, कितना तल में जाना है, कितना सतह पे रहना है। इसलिए सिलेबस की तैयारी बहुत जरूरी है। 1 महीना सिलेबस से पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा, वो आपका कई घंटा बचाने वाला है। नहीं तो अंधकार में तैयारी करते रह जाओगे। दुनिया सोचेगा कि गौरव जंगरा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है और 10 वर्ष 10 ईयर्स प्लान लेकर के चल रहा है। तो 10 ईयर प्लानिंग कमीशन वाला प्लान यहाँ पे नहीं चलाना है, यहाँ पे रोटेट प्लान लेकर के चलना है। तो 1 साल में नहीं होगा बच्चा, 1 साल में एकदम ये भूल जाओ कि 1 साल में यूपीएससी क्रैक कर लोगे। यूपीएससी आपको नए सिरे से तैयार कराता है। जब आपको तैयार करने में आप, हाँ, हरियाणा का छोरा है तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग तो होगा ही, तो थोड़ा सा आपको तैयारी करना पड़ेगा सिलेबस का। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग इस चीज को सिलेबस पे डिस्कशन, अगर आप लोग चाहेंगे तो देखिए, पहले हम लोग हिस्ट्री पे ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये ग्रुप ही हिस्ट्री का है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हफ्ता में हम लोग और भी दिन इसी टाइम, सुबह का टाइम हम लोग 1-2 घंटा निकाल सकते हैं और उस पर डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर नहीं चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम लोग क्लास जैसे शुरू करेंगे तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये रात को, हाँ, तो सुबह, हाँ,
नहीं देखो, दिन में अब ये जो टाइम है हम आखिरी टाइम दे दिए, क्योंकि हफ्ता में एक ही दिन यही टाइम होता है जो हम भी अपना खुल करके जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अब इसी समय हम आप लोगों को निपटा दिए। अब दिन में आप हमको 10 बजे के बाद खोजिएगा कि हम घर में मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। हम भी अपना सब व्यवस्था करके रखेंगे। हम भी बुलेट पे घूमते हैं और कार पे घूमते हैं, हम भी लाइफ एंजॉय करते हैं। हम भूल गए कि हम आईएएस की तैयारी करते थे, हम भूल गए कि हमको आईएएस बनना था, क्योंकि वो मेरा पास्ट हो गया है। अब ये मेरा प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन को अब हम एंजॉय करते हैं ना कि उसको लेकर के बोझिल बनाते हैं। तो संडे का एक दिन हमको मिलता है तो हम एंजॉय करते हैं। यही टाइम आपको दे सकते हैं, इसके बाद कोई टाइम नहीं दे सकते हैं। क्लियर बोल रहे हैं आप लोगों को। अगर आपको मिलना है तो आप टाइम हमको बता दीजिए, दिन में कभी भी। नेक्स्ट डे सुबह का टाइम, सुबह में हम फ्री रहेंगे। एक हफ्ता में 2 दिन और, जैसे एक संडे को और एक दिन और, किसी भी दिन आप बता सकते हैं। सिलेबस पे अलग, बस हाँ, तो एक ही दिन हम बोल रहे हैं। हाँ, सही बात है। मंडे को ठीक रहेगा, कल मिलना चाहेंगे आप लोग तो संडे और मंडे का। हाँ तो मंडे, हाँ तो हाँ, वो आने लगेगा। नहीं आ रहा है तो वो आने लगेगा। उसको भी तो जरूरत है, सबको जरूरत है। जरूर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सबको आवश्यकता पड़ेगा, सबको आना है। इसलिए तो ठीक है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। तो सुबह में 7:30 बजे सुबह में, या 6:30 बजे कहेंगे तो 6:30 बजे, ये दोनों टाइम 6:30 के 7, ठीक है। तो सुबह में 7 बजे हम लोग कल भी मिलेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे। बोलो।